सुनाए जी। खैर खैरियत, मिजाज, तबीयत से। ऑनलाइन में आवाज आ रही है भाई? ऑनलाइन वाले कंफर्म करें। जी सर, बिल्कुल आ रही है आवाज़। चलें, शुक्रिया। थैंक यू। यस सर, आवाज आ रही है। चलें जी, फिर एक दफा दुरूद शरीफ पढ़े। हमारे साहब जी सर। पिछली क्लास रिवाइज करवाएं। इस क्लास में हमने वो कंपेयर मतलब कम्प्रिहेंसिव जो था वो पोर्टल को डिस्कस किया था। क्या क्या डिस्कस किया था? उसमें हमने रजिस्ट्रेशन में, उसके बाद डिक्लेरेशन में और उसके साथ साथ सारी जो उसकी टैग है पोर्टल की उसको वन बाय वन हमने डिस्कस किया था सर। अच्छा, यूसुफ साहब। सर कॉर्पोरेट टैक्स की वो उसमें पोर्टल में उसकी प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यूज इनपुट करना भी की थी। क्वेश्चन आंसर के सेशन था उसमें डिक्लेरेशन और वो रिटर्न्स वगैरह डिस्कस किए थे। दानियाल, जी सर। क्या पढ़ा था? मैंने तो क्लास ली है नहीं, लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग थोड़ी देखी है, तो उसमें यही क्वेश्चन आंसर्स और पोर्टल को डिस्कस किया जा रहा है। जी भाई, लास्ट वाले आपका नाम मैं भूल गया हूँ। मेरा अफजाल हाँ, अफजाल साहब जी, अफजाल साहब। जी, ये पोर्टल ही डिस्कस हुआ था क्या डिस्कस हुआ था? जिसका हमने बताया था जैसे हमारी क्या है, और ये इस तरीके से उसके लिखे हुए टॉप पर उनकी डिटेल आती है। सलमान साहब। सर पोर्टल से डिस्कशन थी जिसमें मैयर्स की डिस्कशन की थी, फिर आपने रजिस्ट्रेशन दोबारा रिपीट करवाई थी कैसे करते हैं, फिर आपने स्टेप वाइज पोर्टल को डिस्कस किया था। इंडिविजुअल का, फिर प्रॉपर्टी टैक्स, इंडिविजुअल सारे जो बॉन्ड बनी है, स्टेप बने हैं, सबको आपने स्टेप वाइज डिस्कस करके दोबारा एडवाइस किया था। कंपनी का कोई डिस्कस नहीं हुआ? कंपनी का शुरू में सर आपने जो एडवाइस करवाया था कंपनी में, क्या कहते हैं उसके, कैसे उसके पोर्टल में इंसर्ट करनी वैल्यूज। उसका किसी ने जिक्र नहीं किया। क्यों? उससे पहले कंपनी का किया था सर। कंपनी में मतलब उससे फिर कंपनी वाले बता दो ना पहले, कंपनी का क्या, फिर ये किया। कॉर्पोरेट टैक्स का बताया था सर आपने। वो क्या होता है? सर उसमें अकाउंटिंग प्रॉफिट का 17%। कॉर्पोरेट प्रॉफिट का 17%। तो फिर कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? ये तो अल्टरनेट कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट क्या? टैक्स टर्नओवर का और 1.5। तो इसका ऊपर नॉर्मल टैक्स होता है उसका। उन तीनों में से जो हायर होता है वो टैक्स ऑन पेएबल लाइबिलिटी मिलती है। इसके अलावा एसेट इक्विटी का बताया था आपने कि जो रिटर्न उससे पहले वाली होती है उसी को देख के फिर अगले रिटर्न में उसको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। और इसके अलावा कम्युलेटेड प्रॉफिट भी हमने बताया था कि जो प्रॉफिट रह जाता है हम्म उसको कंपनी जो है नहीं करती, वो उसके अंदर ऐड करते हैं इसे रिटेन प्रॉफिट को सर। ट्रेंड अर्निंग्स, ठीक है। कम्युलेटेड प्रॉफिट। ठीक है जी, आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। बिस्मिल्लाह दुरूद शरीफ पढ़ें। मैं इसमें देख रहा था कि इसमें अगर उसको इधर भी चलाऊं तो मैं इधर देख के करूं, और मुझे अंदाजा हुआ कि इसी को डुप्लीकेट करना पड़ेगा, एक स्क्रीन लगा के इस स्क्रीन के जरिए नहीं चलाया जा सकता। उसकी वर्किंग देख रहा था मैं। अच्छा सर, आपको बताता चलूं कि जो हमारा टेक्स्ट है उसमें जितना मर्जी हम इसको ओपन करते जाएं, चीज़ें ओपन होती जाएंगी। जितना कुछ आपको बता दिया हुआ है, अगर आप उसमें कोई कन्फ्यूजन समझते हैं, कोई प्रॉब्लम समझते हैं, तो आई एम हेयर टू एक्सप्लेन यू। बट द थिंग इज कि जो चीज़ें आपको बता दी हैं आप उतनी ग्रैब कर लें। जो लोग मार्केट में प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके साथ बैठ जाएं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी काबिलियत क्या है, ये आपको कितना अंदाज़ा हो चुका है। मैं ये नहीं कहता कि इसमें स्पेशलाइज भी लेके चला जा सकता था, कि इसे विदहोल्डिंग अलहदा कर दें, फाइलिंग अलहदा कर दें, लॉ अलहदा कर दें। तो हमने थोड़ा थोड़ा सारे जायके चखने की कोशिश की है, ठीक है। हर एक चीज़ को लेके हम लोग चले हैं। तो इन द मीन वाइल जो लास्ट क्लास हमारी क्लास नंबर 19 थी, जिसके अंदर हमने कंपनी के रिटर्न को मुकम्मल किया था, ठीक है। अब वी हैव टू चॉइसेस। नंबर वन कि अभी हम सेल टैक्स को स्टार्ट कर लें। नंबर टू कि हम सेल टैक्स को स्टार्ट ना करें, हम कंपनी फॉर्मेशन और बाकी चीज़ों को देख लें। तो आप लोग क्या पसंद करेंगे कि कंपनी फॉर्मेशन और इसके साथ आपका पार्टनरशिप वगैरह उसको देखें, या सेल टैक्स को स्टार्ट करें? सेल्स टैक्स पहले कर लें।
अगर सेल टैक्स स्टार्ट करना है तो फिर उसमें आपको 2 क्लासेस सिर्फ मुझे सुनना पड़ेगा, सिर्फ सुनना पड़ेगा। अच्छा, क्यों सुनना पड़ेगा? उसकी वजह यह है कि इसके अंदर आपका, अच्छा यहाँ पे हो रहा है, इसके अंदर क्लास हम सिर्फ और सिर्फ कंसेप्चुअल डिस्कशन करेंगे। अब इमरान साहब कहाँ पे शेयर करनी है इमरान भाई? ये इस शीट का आप हिस्सा नहीं है, मुझे ये बताएं। ये जो शीट है इसके अंदर आप नहीं हैं, एक्सेस आपके पास नहीं है इस शीट की। 13 लोगों ने रिक्वेस्ट मांगी, इसका मतलब ये है कि ये लोग साथ चल ही नहीं रहे थे हमारे। एक्सेप्ट ऑल, चले जी, रिक्वेस्ट दे दिया दोबारा, अगर कोई बंदा रहता था तो। ईमेल आ गई होगी इमरान साहब। जी सर, चेक कर दो सर। अभी ईमेल आ गई होगी आपको, उसको चेक करें। अगर आपके पास ये ईमेल में होनी चाहिए शीट का, आप लिंक जो है ना यहाँ से कॉपी करके अपने पास रख लें, यहाँ से कॉपी ठीक है सर। करके। ठीक है। ठीक है सर, मैं चेक करता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, नहीं नहीं मिले तो मुझे बताइएगा। जी ठीक है, सर, बिल्कुल। चलें। कंपनी का बेहतर नहीं पता, पहले कंपनी का, कंपनी फॉर्म कोई मसला नहीं है, जैसे आप सारा कुछ हम कर लेंगे, कौन सा मसला है? सारा कुछ करना है, छोड़ना तो कुछ भी नहीं है ना। अच्छा, एक बात तो आप समझ लें, एक बात तय है कि पढ़ने तो हमने दोनों ही हैं, लेकिन आज की क्लास अगर हम सेल टेक्स्ट पढ़ेंगे तो सिर्फ गपशप होगी, थ्योरी होगी। लेकिन ऐसे नहीं होगी थ्योरी पढ़ाऊंगा, आपके साथ गपशप लगाऊंगा। सेल टेक्स्ट का कंसेप्ट ही गपशप का है। अगर कंपनी है तो फिर पोर्टल पर आके टक टक करूंगा। टैक्स से रिलेटेड चल रही है चीजें, इनकम टैक्स हो, साथ ही सेल्स टैक्स और बाकी की फॉर्मेशन और वो सब आगे करना तो हमने सारा देख कर, लेते चले हैं जैसे तो जो दें जी। इनकम टैक्स की बात करता हूं सबसे पहले। इनकम टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स से क्या मुराद है? ऐसा टैक्स जिस बंदे पे लगेगा वो उसको बजाते खुद डायरेक्टली बर्दाश्त करेगा। मेरी इनकम तो टैक्स मेरा, मैं दूंगा। लेकिन इसके वॉइस वर्सा मैं बात करता हूँ सेल टैक्स की, तो इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या मतलब है? इस चीज़ को समझने के लिए हम सेल टैक्स स्टार्ट कर रहे हैं। इसका समझने के लिए आप समझें कि आप एक दुकान पे गए, आपने उनसे एक कुकिंग ऑयल का पैकेट बाय किया। जब कुकिंग ऑयल का पैकेट बाय किया तो उस कुकिंग ऑयल के पैकेट के अंदर आपने, वो अगर 200 रुपये का पैकेट था तो उसके अंदर 36 रुपये का टैक्स भी लगा हुआ था। टैक्स किसने दिया अभी? आपने। किसको दिया? दुकानदार को। उस दुकानदार ने वो चीज़ मान लो कि एक कारखाने वाले से ली, मैन्युफैक्चरर से ली। जिस बंदे ने वो चीज़ बनाई थी, ये बंदा उस बंदे को, मैन्युफैक्चरर को, कारखाने वाले को टैक्स दे के आया था 36 रुपये। आपको चीज़ 236 की मिली, लेकिन उसके अंदर जो 200 रुपये है ना, इस दुकानदार को चीज़ 200 की नहीं मिली, इसको 195 रुपये की मिली। लेकिन सेल टैक्स 36 ही था उस पर। वो सबसे पहले कारखाने वाले ने वो दिया था गवर्नमेंट को। जब उसने चीज़ बनाई तो बनाने के बाद वो टैक्स उसने सरकार को दिया। उसने किससे ले लिया? दुकानदार से। दुकानदार ने किससे ले लिया? आपसे। अच्छा, बेसिकली ये डायरेक्ट नहीं लगा टैक्स आप पे, ये इनडायरेक्ट आप तक पहुंचा है। कैसे? मैन्युफैक्चरर से दुकानदार पे, दुकानदार पे से आपके ऊपर। अभी मैंने एक लंबा चौड़ा चेन नहीं बनाया कि मैं उसमें होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर लंबा चौड़ा कर देता। इसको आप एक और तरह से देखें कि उस बंदे ने चीज़ बनाई नहीं है, ये दुकानदार ने खरीदी नहीं है कारखाने वाले से। इसने चीज़ उस बंदे से खरीदी है जो बंदा इंपोर्ट करता है। क्या करता है? जो बंदा इंपोर्ट करता है, इंपोर्ट करते हुए आपकी जब चीज़ें इंपोर्ट होती है, इनकम टैक्स भी लगता है सेक्शन 148 का, एडवांस टैक्स। और वो एडवांस टैक्स में तो बेसिकली मिनिमम टैक्स होता है। क्या होता है? लेकिन उसके साथ सेल टैक्स भी लगता है जो चीज़ों को इंपोर्ट करता है।
तो इंपोर्टर इंपोर्ट करते हुए सेल टैक्स किसको देता है? सरकार को। फिर दुकानदार ने इंपोर्टर से चीज खरीदी, दुकानदार से उस इंपोर्टर ने टैक्स, अपना सेल टैक्स ले लिया, उसने कहा मैंने सरकार को दिया था। उसके बाद वो दुकानदार ने आपसे ले लिया, चीज बन के आए, चीज इंपोर्ट होके आए, उसका जो टैक्स है, सेल्स टैक्स, कौन बियर करता है? एंड यूजर। इसलिए सेल्स टैक्स को हम कंजम्पशन टैक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजम्पशन टैक्स भी कहते हैं। आप मिसाल के तौर पे अज्यूम ये कीजिए कि आप तहजीब के पास गए, आपने पिज़्ज़ा लिया, तो तहजीब ने पहले उसके लिए, या कोई भी कबाब चीज़ है कराची का, लाहौर वालों का कोई और मामला आता है, तो आप जब उनसे कोई चीज़ बाय करते हैं तो आपसे सेल टैक्स लेते हैं। वो टैक्स बेसिकली वो सरकार के खाते में जमा होता है। जैसे मैंने इनकम टैक्स में डिस्कस किया था, कलेक्शन, कलेक्शन होती है, याद होगा आपको। सेल्स टैक्स की भी कलेक्शन होती है। अच्छा, इसका नाम सेल्स टैक्स क्यों है? ये तो परचेज करने वाला एंड यूजर कंज्यूमर बर्दाश्त करता है, तो इसको तो ना होना चाहिए कि कंजम्पशन टैक्स। लेकिन चूंकि कलेक्ट करने वाला कौन है यहाँ पे? सेलर है। इसलिए इस कानून का नाम क्या पड़ गया? सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स बेसिकली एक ऐसा टैक्स होता है जिसमें सेल करने वाला सेल करते हुए टैक्स लेता है। क्या हर बंदा सेल्स टैक्स कलेक्ट करने के लिए मजाज है? द आंसर इज नो। सिर्फ चंद लोग सेल टैक्स कलेक्ट करने के लिए मजाज हैं, ऑथोराइज हैं। कौन है उसको हम देख लेंगे। जो बंदा सेल टैक्स में रजिस्टर्ड, मैं मिसाल देता हूँ कि यहाँ पे एक टोल लग जाए, इस रोड पे आप आए, तो बंदा कोई सरकार से नहीं पूछा हुआ, वो डंडा आगे करता कहता भाई पैसे दो, गाड़ी नहीं गुजरने दूंगा, तो वो टैक्स नहीं है, वो एक भत्ता है डंडे के जोर पे। उस बंदे के पास इतनी पावर भी हो। लेकिन दूसरा है कि उसने सरकार से परमिट लिया हुआ है, तो वो टोल टैक्स ले रहा है, तो ये लीगल है। मेरी बात समझ रहा है? इसका मतलब ये है कि सेल टैक्स कोई आपसे ले नहीं सकता। लेकिन मार्केट में हरामखोरी भी चलती है। कैसे? रात को हम गए, हबीबी पे प्लेटर खाया, अब उन्होंने हमें सेल्स टैक्स चार्ज किया, हमने बिल नहीं मांगा, उन्होंने बिल दिया नहीं। मैंने कहा भाई इधर आओ, मैंने कहा बिल दो हमें। वालेकुम सलाम मैडम। इन्होंने फ़ोन करके माफ़ी ले ली थी, एग्जाम्पशन ले ली थी। उन्होंने कहा कि भाई आप, मैंने कहा बिल दो। उन्होंने कहा सर आप, मैंने कहा बिल क्यों नहीं दिया? उन्होंने कहा आपने बिल मांगा ही नहीं है। मैंने कहा बिल नहीं मांगा तो आप नहीं दोगे? कहता नहीं। मैंने कहा अच्छा, उस बेचारे को भी नहीं पता। मैंने कहा आपको पता है कि आपने मुझसे सेल टैक्स लिया है? कहता लिया है। तो मैंने कहा आपने उसको सरकार को नहीं देना? कहता वो तो हो जाता है। मैंने कहा जब तक बिल रिपोर्ट नहीं किया, बिल नहीं बनाया आपने, तो कैसे हो गया? यानी कि लोगों ने सरकार के पैसे भी खाने इकट्ठे शुरू किए हुए हैं। और सरकार भी, वो क्या होता है जी, सत्तू पी के सो रही है। अच्छा, सरकार को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि सेल टैक्स की कितनी बड़ी कलेक्शन वो ज़ाया हो रही है। ज़ाया नहीं हो रही, वो अपनी, वो सेल नहीं रिकॉर्ड करते, उसको इंडेक्स खा जाते हैं। मैं इसकी मिसाल देता हूँ, ये बात आपको मैंने की, किसकी की? अभी मिसाल दी हबीबी की। इससे एक हफ्ता पहले मैं गया अलबैक पे, आई 8 में। अलबैक वालों से वो, एक तो उनकी खस्सी किस्म की, वो फार किस्म की वो फिश चिप्स मंगवाए, मुझे देख कर अफसोस हो रहा था कि मैंने क्यों मंगवाया इससे। खैर जब बिल की बारी आई तो वो बिल दोबारा नहीं दिया, उन्होंने भी नहीं दिया, दोबारा नहीं, उन्होंने भी नहीं दिया। मैंने कहा क्यों नहीं दिया? कहता भाईजान वो आपने मांगा नहीं। मैंने कहा ना मांगूंगा तो नहीं दोगे? अब यहाँ पे आप एक अंडरस्टैंड करें कि ये जितने लोग आपका सेल्स टैक्स लेते हैं, जब तक वो अपने कंप्यूटर में लिखते नहीं है कि आपने सेल किया, तब तक वो सेल टैक्स उनके ड्रॉर में तो जाता है, लेकिन वो सेल टैक्स सरकार का रिकॉर्ड नहीं होता, वो खुद खा जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो बंदा, मैं एक मिसाल देता हूँ यहाँ पे लिख के, मिसाल ले लो कि अगर, अभी हमने बहुत डिटेल में पढ़ना है, अभी बस आपने सुनना है। अच्छा, अगर मैं किसी बंदे को 100 रुपए की चीज बेचूं, कितने की? 100 रुपए की, 100 रुपए की, और उससे 18 रुपए भी ले लूं, समझना है कि ये मेरी सेल है। सुनते जाना है बस आपने, ये मेरी सेल है, ये टैक्स है,
और ये आ रहा है मेरे ड्रॉर में, लेकिन ये कौन सा टैक्स है? सेल्स टैक्स है। अगर ये सेल्स टैक्स है तो ये पैसे सरकार के खजाने में जाने चाहिए। वो जब अपने कंप्यूटर में अपनी सेल की पर्ची नहीं काटता तो वो ये पैसे अपने सेल, ये भी सेल नहीं रिकॉर्ड कर रहा इफेक्टिवली, वो ये भी नहीं रिकॉर्ड कर रहा। अच्छा, इसके ऊपर, इस सेल के ऊपर उसको इनकम टैक्स देना पड़ता है। सर ये स्क्रीन में कोई नजर नहीं आ रहा सर। अभी कह लेते हैं, इसके ऊपर उसको सेल टैक्स देना पड़ता है, अभी आ जाता है। इसके ऊपर उसको सेल्स टैक्स देना पड़ता है। 100 में इनकम, सेल के ऊपर खर्चे निकाल के इनकम टैक्स देना पड़ता है। ये पैसे तो सीधे सीधे हैं ही सरकार के, ये पैसे तो हैं ही सरकार के, ये फिर बात समझ रहे हैं? लेकिन वो ये तो प्रॉफिट इसका तो खाता ही खाता है, साथ में सेल टैक्स भी खा जाता है। बात सब लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि ये बड़े सारे लोग सेल टैक्स में खुद भी इसलिए रजिस्टर्ड कर लेते हैं कि वो सेल टैक्स खा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो, अच्छा मैं मिसाल मैंने अलबाइक वालों को कहा, अच्छा बात तो गलत थी, आपके साथ डिस्कस कर लेता, मैंने उनको कहा मैं तो इंस्पेक्टर हूँ एफबीआर में। वो सारे उनके वो हाथ पाँव फूल गया, तो मैंने कहा बुलाओ अकाउंटेंट को बुलाओ। उसने कहा सर वो काउंटर वाले अकाउंटेंट है। मैं खुद चला गया, मैंने कहा भाई कितनी रसीदें आज काटी है ना, ऐसे ही। वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 बिल होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 20 बिल। अब एक बंदा I8 में मरकज़ में बैठा हुआ है, ऐसा मुमकिन नहीं है कि सिर्फ 20 सेल हुई हो। सेल पर ही कितनी हुई हो, रात, वो ये कोई बात है 12 बजे की? क्लास पढ़ा के मैं यहाँ से गया था। इसका मतलब ये है कि उसने जितनी भी सेल की, पहली बात तो ये है कि उसने सारी सेल रिकॉर्ड नहीं की। इस पे सर प्रैक्टिस नहीं होती, वो अच्छी बात नहीं, नहीं, भाई वो तो सरकार की लेकिन बात वही है ना, वो सर मैं रेगुलेटर नहीं हूँ, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ कि जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब उसने जो 100 रुपया था, वो तो मुझसे वो भी लिया, वो भी सेल रिकॉर्डिंग, उस पर भी इनकम टैक्स नहीं देगा, वो आउट ऑफ द बॉक्स रिकॉर्ड कर लेगा। 18 रुपया वो भी खा जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम समझते हैं, पहले तो अब ये समझते हैं कि हमें थोड़ा सा मैकेनिज्म समझ आया, लेकिन एक स्टेप थोड़ा सा और आगे चलते हैं, फिर लॉ की तरफ चलेंगे। अगर मेरी 12 लाख इनकम हो और 12 लाख के ऊपर 24 लाख पे जाता है, जो कि उसका टैक्स मुझे याद है, 24 लाख इनकम हो, सैलरी इनकम हो, और मैं पोर्टल पे लिखूं और मेरी विद होल्डिंग ना हुई हो, तो पोर्टल पे क्या आ जाता है? टैक्स पेबल या एडमिटेड टैक्स 2,30,000 रुपये। अज्यूम ये कीजिए कि वो विद होल्डिंग ना हुई, तो सारे का सारा क्या है? एडमिटेड टैक्स है। अगर वो टैक्स मेरा विद होल्ड ना हुआ हुआ हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। ऐसे ही है। अगर विद होल्डिंग हुई तो मुझे उसकी क्या मिल जाती है? एडजस्टमेंट। क्या मिल जाती है? तो यहाँ पे आप एक बात याद रखें कि जब कोई बंदा चीज़ें परचेज करता है, क्या करता है? परचेज करता है। परचेज करता है और उसका हो वेयर हाउस, क्या हो? उस वेयर हाउस के अंदर चीज़ें आएंगी या जाएंगी? आएंगी, पॉजिटिव होंगी। इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि उसके वेयर हाउस में जो चीज़ें हैं इन होगी, कह सकता हूँ इन होगी। तो याद रखें कि चीज़ों को परचेज करने के ऊपर चीज़ें इन होती हैं। तो जब हम चीज़ें खरीद के लाते हैं, मान लो कि हम उस बंदे से लेके आए हैं, जो बंदा सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है, तो हमसे सेल टैक्स लेगा या नहीं लेगा? तो चीज़ें खरीदने के ऊपर जो टैक्स दिया जाता है उसको कहते हैं इनपुट टैक्स। सेल टैक्स में इनपुट टैक्स का मतलब ये होता है, जब आप चीज़ें खरीद के लाते हैं तो आपने आपने भी एक सेल टैक्स पे किया होता है, उस बंदे ने सेल की, उसके लिए सेल्स टैक्स है, लेकिन आपके लिए सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं परचेज टैक्स है। लेकिन वर्ड परचेज टैक्स नहीं है, क्योंकि उसमें एक साइड को हमेशा देखा जाता है। जैसे विद होल्डिंग में डिडक्शन और कलेक्शन, वो एक ही बंदे को देखा जा रहा है कि कलेक्शन दूसरी पार्टी को, कलेक्शन करने वाला कौन है या डिडक्शन करने वाला कौन है, ये हमने इनकम टैक्स में डिटेल से समझा था। अब यहाँ पे अगर हम चीज़ें क्या करें? सेल करें, क्या करें? सेल्स करें, तो चीज़ें आपके वेयर हाउस से क्या होगी? क्या होगी? याद रखें कि आउटपुट टैक्स एक ऐसा टैक्स है, जो चीज़ें जब आप क्या कर रहे होते हैं? सेल कर रहे होते हैं, तो सेल करने के ऊपर
ये टैक्स आप ले रहे होते हैं, ये टैक्स कलेक्ट कर रहे होते हैं। जब मैं सेल करूंगा, मुझे सेलर बना लो, तो मैं ये क्या करूंगा, कलेक्ट करूंगा, और ये टैक्स क्या करूंगा, पे करूंगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज समझे, नहीं हो रहे हो, बिल्कुल आखिर में पहले कहा, अच्छा पहले आखिरी में काम कर रहे हैं, कमाल हो गया यार। मैं भी कहूँ कि आगे क्यों नहीं जा रहा। अब ठीक है जी। अच्छा, अगर मैंने कलेक्ट किया टैक्स सेल करने के ऊपर, सेल करने के ऊपर क्या किया, टैक्स को कलेक्ट किया। अगर मैंने टैक्स को कलेक्ट किया, टैक्स मेरा है, ये सरकार का है, लेकिन पहले मैं सरकार को टैक्स पे करके आया था, वो टैक्स मेरा था, कोई मेरा नहीं था, वो तो मुझसे लेना ही नहीं चाहिए था, वो क्यों लिया। तो सरकार ने यहाँ पे आपके साथ थोड़ी मोहब्बत की, उन्होंने कहा जैसे इनकम टैक्स में विदहोल्डिंग नहीं होती, ये आपका जो इनपुट टैक्स है जो आप पे करके आए हो, ये ऐसे ही है जैसे आपने इनकम टैक्स में विदहोल्डिंग की थी। आपकी विदहोल्डिंग की नहीं थी, हुई थी। उन्होंने कहा फर्ज करो कि इसको मैं एक एग्जांपल से डिस्कस करूंगा, परेशान नहीं हो जाना। जो आपने टैक्स लिया है और जो आप दे के आए हैं, दोनों का फर्क निकालो। मैंने कहा समझ नहीं आई, उसने कहा छोड़ो, एग्जाम्पल होगी इसके ऊपर, उस एग्जाम्पल के जरिए हम कंसेप्ट को समझेंगे। एक है मिस्टर ए, इन्होंने एक चीज खरीदी, मैं पूरा सिनेरियो नहीं ले सकता, मुझे लंबा होता जाएगा, मैं एक एग्जांपल लूंगा लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसने चीजें परचेज की, परचेज फ्रॉम मिस्टर बी, बी से चीजें खरीदी, वही वाली एग्जांपल, 100 की खरीदी, 18 पैसे टैक्स दे दिया, कितने, मिस्टर है। फिर अब मिस्टर ए ने, आप सेल कर दी, मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर सी। ऐसा मुमकिन नहीं है कि वही चीजें 100 की लेके 100 की बेचे, तो कोई बेवकूफ हो सकता है। मुझे नहीं लगता आप लोगों में से कोई ऐसा बंदा हो। प्रॉफिट कमाना चाहेंगे आप लोग, और 100 वाली चीज आप 100 की नहीं बेचेंगे, 110 की लगा लेते हैं। आप प्रॉफिट ज्यादा कमाना चाह रहे हैं, हम कम कमाना चाह रहे हैं, ठीक है, 110 की। अब आपका जो सेल टैक्स है 110 पे लगेगा, कितना, 19.8, ये मेरा क्या बनेगा, और ये क्या बनेगा, ये मैंने क्या किया होगा, पे किया उस purchase की। और ये मैंने क्या किया होगा। जब सरकार ये कहती है कि ये टैक्स हमारा है, जो आपने कलेक्ट किया ये हमें दे दो, मैं कहता हूँ भाईजान जो मेरे से लिया वो किधर गया। उन्होंने कहा वो आप हमसे ले लो। अब एक तो तरीका ये हो कि मैं जाऊं उनको कहूँ कि ये पैसे ले लो, 19.8, और मेरे क्या दे दो, 18 रुपए। दूसरा उन्होंने कहा कि यार ऐसा नहीं है, हम आपस में इसकी एडजस्टमेंट कर लेंगे। मैंने कहा हो। उन्होंने कहा कि आपका फार्मूला ये है, आउटपुट टैक्स माइनस माइनस है माइनस इनपुट टैक्स, ये कितना है जी, 19.8, और ये कितना है जी, -18। कितना टैक्स पे करेंगे, 1 पॉइंट, इसको हम कहते हैं सेल टैक्स से, सेल्स टैक्स लाइबिलिटी, या सेल्स टैक्स पेएबल। बात समझ आई कि नहीं। अच्छा, अब थोड़ा सा सिनेरियो घुमाते हैं। मैंने 100 की चीजें बेच दी थी, 110 की, पूरी चीजें बेच दी थी। अगर ये 100 चीजें हों और एक चीज 1 रुपए वाली हो, तो फिर
और आधी चीजें बिकें और आधी बिकें, करें सिनेरियो फिर वो। ऑनलाइन में आवाज आ रही है और समझ भी आ रही है। जी सर, बिल्कुल ऑनलाइन आवाज सर आ आ रही रही है आवाज। जी सर चले, आ रही है आवाज। जी सर। अच्छा ये चलें, शुक्रिया। अच्छा यहाँ पे कई लोगों ने कहा कि सर अगर आधी चीजें बिकें, मैंने कहा क्या मतलब है? उनका आधी बिकेंगी तो 50 रुपए की बिकेंगी, कितने की? 50 रुपए की, 50 की 55 रुपए की, ऐसे ही है। अच्छा उसके बाद अब 55 के ऊपर हमने सेल टैक्स कितना कलेक्ट किया होगा? वो कलेक्ट किया होगा, इसका हाफ बनेगा, कितना? यही बनता है आउटपुट टैक्स। इनपुट कितना है? आप सेल टैक्स लायबिलिटी क्या बनेगी? आप में से किसी सियाने बंदे ने कहा कि सर हमारा ये बन जाएगा, इसमें ये माइनस कर दें तो सर 8/1, ऐसे ही है। लेकिन ये पेबल नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा? ऐसे ही है। लेकिन लॉ ने कहा नहीं। हमने कहा मतलब? उन्होंने कहा आप याद रखें, आपने एक काम करना, और पिछला स्टैंड भी गलत है लेकिन अभी कंसेप्ट बिल्डिंग हो रही है तो इसलिए हम इसको ओपन करते जाएंगे। उन्होंने कहा याद रखें कि आपने ये माइनस कितना करना है, इसका एक फार्मूला है। आउटपुट टैक्स में से माइनस कितना कर सकते हैं, इसका एक क्या है? फार्मूला है। मैंने कहा कहाँ पे लिखा हुआ है? उन्होंने कहा ये माइनस करने को सबसे पहले तो याद रखें, कहते हैं इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट। क्या कहते हैं? इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट। इनपुट की आपको समझ आ गई, माइनस करना समझ आ गया, तो ये फिर हम क्या कर रहे थे? इनपुट टैक्स है। उन्होंने कहा हमारा एक सेक्शन। मैंने कहा कौन सा? उनका सेक्शन नंबर 8B। सेक्शन नंबर 8B। मैंने कहा सेक्शन, फरूख साहब पता नहीं क्यों नहीं आए। अरशद भाई ने तो फोन किया ना, बाहर के इलेक्शन है इसलिए। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई बात यह है कि आपने आउटपुट माइनस इनपुट करना है, तो उसका एक तरीकाकार है। उसका तरीकाकार क्या है कि आप ऐसा करें, इसको पहले कॉपी करें। मैंने कहा कर लेते हैं कॉपी। ये क्या जी? आउटपुट। और ये क्या जी? इनपुट। उन्होंने कहा लेकिन नहीं नहीं नहीं, आपको याद आया कि भाई ऐसा तो नहीं हुआ था, ये तो हाफ हो गया था। ये क्या हो गया था? हाफ हो गया था। और ये लेकिन परचेज तो सारी है। उन्होंने कहा अब याद रखना है कि आपने यहाँ पे आके इसके पैरेलल में, ये कंसेप्ट तो पुराना है, ये जो पहले वाला है, ओके, याद रखो कि आपने करना है कि आउटपुट, क्या चीज़ है? आउटपुट। आउटपुट में से माइनस करने के लिए लेस क्या करना है? लेस, इसका एक फार्मूला है। लेस करने का क्या है? एक फार्मूला है, एक अमाउंट है। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा दो फिगर। क्या सी दो फिगर? मैंने कहा दो फिगर क्या? उन्होंने कहा नंबर 1, इनपुट कितना है? मैंने कहा इनपुट कितना है जो है वो, जितना इनपुट है उसको ले लो। अच्छा शीट बन गई। उन्होंने कहा जो इनपुट आपके पास पड़ा है उसको ले लो, उस इनपुट को उठा लो। कितना है जी इनपुट हमारा? ये। नंबर 2, नंबर 2 आप ये करो कि जो आपका आउटपुट है इसका ले लो 90%। कितना ले लो? इसका ले लो 90%।
90% ले लिया, फिर इन दोनों को करो कंपेयर। मैंने कहा, फिर उसने कहा इनमें से देखो लोअर। भाई ये तुम्हारे किताब जो टेक्स्ट की है उस किताब में है, पढ़ा है? अभी अभी नहीं पढ़ा? उधर आपको फायदा होगा। आउटपुट, अब इनपुट कितना माइनस हो सकता है? ये माइनस हो सकता है। बाकी क्या बनेगा? सेल्स टैक्स है। इसमें से आपके जैसे मैंने पूछा कि सर इसका मतलब ये है कि हमारा इनपुट पड़ा भी हो सारा तो फिर भी पे करना पड़ेगा? ओ द आंसर इज यस। कितना पे करना पड़ेगा? इसका एक कट फार्मूला, वकीलों को लॉजिक नहीं पता। वकील पता क्या कहते हैं? आउटपुट टैक्स का 10%, नहीं 10% पे करना ही करना होता है। ठीक है, आउटपुट टैक्स का 10%। आप उनको मंतक पूछनी है तो मंतक नहीं बता पाएंगे कि उसके पीछे बैकएंड पे रूल क्या है। वो रूल किस सेक्शन में लिखा हुआ है ये आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी। परेशानी कानून की बातें बताई हैं, जिस सेक्शन में लिखी है वो बता दी हैं, 8B में लिखी गई है वो बता दिया। ठीक है, ये कंपेयर करना होता है, ये भी वहां पे बातें, उसमें ऐसे नहीं लिखा गया कंपेयर करना है, वहां पे लिखा हुआ है मैक्सिमम 90% एडजस्ट हो सकता है। अच्छा, फिर ये कुछ सीनियर्स ने फार्मूले बनाए, उन्होंने कहा कि 90% हो सकता है तो अगर एक्चुअल वाला वो जो है वो कम होगा और 90 फिर नहीं। मैं एक मिसाल देता हूँ, एक्चुअल वाला अगर वो 8 रुपए तो फिर माइनस क्या होगा? या एक्चुअल है तो वो होगा या फिर 90% होगा। एक्चुअल में इसका एक ही मकसद है, टीका, टीका लगे, टैक्स जाए सरकार के पास। ठीक हो गया। लेकिन ये सारी फजूल किस्म की बहस है। पहले हम ये समझें कि टैक्स लगता किसके ऊपर है, सेल टैक्स, किस चीज़ पे कितना सेल टैक्स लगता है, किस बंदे ने रजिस्टर्ड होना है, किस बंदे ने रजिस्टर्ड नहीं होना, थोड़ा सा हमें कंसेप्ट समझा है। लेकिन यहीं पे उस चीज़ पे जाने से पहले एक चीज़ बताता चलूँ कि भले वो मेरा सारा टैक्स एडजस्ट ना हो लेकिन ये कैरी फॉरवर्ड तो हो सकता है ना, जो बाकी एक्स्ट्रा अमाउंट है कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, रिटर्न में दिखाऊंगा। तो मेरी तो कोशिश ये होगी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट हो वो मुझे फ़ायदा देता है ना, माइनस हो जाता है, तो मैं अपनी परचेज ही बहुत ज़्यादा लिख लूँ। ऐसे ही है। लेकिन लोगों ने नहीं, FBR ने इसको एक कंट्रोल लगाया हुआ है। उन्होंने कहा सिर्फ सेलर अपनी एंट्री कर सकता है, बाय नहीं कर सकता। मैंने कहा मतलब? उन्होंने कहा आपने बाय किया, क्या नाम था आपका, जहूर भाई से आपने बाय किया। मैंने कहा ठीक है। उनका जहूर भाई की ये क्या बनी, सेल। आप क्या बनी, परचेज। उन्होंने कहा आपने एंट्री नहीं करनी। जहूर साहब अपने कंप्यूटर में सेल लिखेंगे, आपके साथ CNC एंट्री डालेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी, परचेज। फिर आप उसको सेल करते हैं और आप सलमान को सेल कर देते हैं तो आप अपनी सेल लिखेंगे तो आपकी सेल बुक हो जाएगी। यानी कि हर बंदा अपने कंप्यूटर सिस्टम में सिर्फ सेल की एंट्री पास करेगा। क्या करेगा? सिर्फ सेल की एंट्री रिकॉर्ड करेगा। जब कोई बंदा अपने सिस्टम में सेल की एंट्री रिकॉर्ड करेगा तो ऑटोमेटिकली दूसरे बंदे की क्या बन जाएगी, परचेज। अच्छा, यहाँ पे बड़ी दफा हम ये सुनते हैं यार मेरे कंप्यूटर में इनपुट नहीं आ रहा, सेल नहीं शो, परचेज नहीं आ रही। ठीक है, इसका मतलब ये होता है जो बेचने वाला है उसने अपने कंप्यूटर में नहीं, या तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, या फिर उसने अपने कंप्यूटर में आपकी सेल ही रिकॉर्ड नहीं की, वो भी चोर है। वो जैसे रेस्टोरेंट वाला नहीं है उसी तरह ये भी चोर है, वो अपने कंप्यूटर में सेल लिख नहीं रहा। बात क्लियर हुई? अच्छा, तो यहाँ पे सर इस चीज को समझने के लिए कि सर ये किसने रजिस्टर्ड होना है किसने नहीं होना, तो अबीब साहब क्या क्वेश्चन है आपका? सर मैं ये कह रहा था कि आइटम वाइज अगर जो हमने सेल्स टैक्स हमने जो बेच दिए हैं तो उसकी जो सेल्स हमने दे दी थी, सेल्स टैक्स दिया था उसी को एडजस्ट करें ना। पूरे को क्यों ले रहे हैं हम फिर उसको अच्छा आइटम वाइज। भाई, अभी मुकम्मल थोड़ा आगे बढ़ने दोगे तो आपको समझ आ जाएगा। और ठीक है अगर आप सर। कहें, आप जो कह रहे हैं कि चूंकि आधा स्टॉक बिका तो हम पूरा इनपुट क्यों मैनेज कर रहे हैं, मेरे पास तो आपने ले लिया ना, वो टैक्स तो मेरा था ही नहीं। आप कह रहे हैं कि आगे से रिकवर करो। हो सकता है मैं किसी ऐसे बंदे को दे दूं जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड ना हो, आप कहें कि उससे भी लें। तो एक लंबी चीज़ें हैं वो जो कि इंशाल्लाह टाइम बाय टाइम स्टेप बाय स्टेप क्लियर होंगी। ठीक है, ठीक है सर। तो ठीक है। बाकी इनका सवाल अच्छा है कि जितनी चीज़ बिकी हैं हम उतने का इनपुट माइनस करें, सबका इनपुट माइनस क्यों कर रहे हैं।
लेकिन बैकग्राउंड हमारे सिस्टम में पड़ा होता है, इनपुट सारा शो हो रहा होता है सिस्टम में, जितना भी इनपुट है। एडजस्टमेंट के लिए 180 डेज 180 डेज के अंदर एडजस्ट करना होता है, नहीं तो हम उसको क्या करवा सकते हैं, कंडोन भी करवा सकते हैं। लेकिन उस केस में अगर क्लेम ना किया, अगर क्लेम कर लिया, क्लेम करने से मुराद अपने सिस्टम में आपने ना लिखना होता है कि यार ये मेरी परचेज है, आपने परचेज लिख दी तो मुझे अपने सिस्टम में उसको एक्सेप्ट भी करना पड़ता है कि मेरी परचेज है। अगर एक्सेप्ट नहीं करता तो आपने सेल तो रिकॉर्ड कर दी, लेकिन मेरी परचेज नहीं बनेगी जब तक कि मैं उसको अपनी परचेज एक्सेप्ट नहीं करूंगा। उसको हम कहते हैं क्लेम करना। क्या कहते हैं? क्लेम करना। तो क्लेम मैं 180 दिन में कर सकता हूँ, 180 दिन के बाद क्लेम नहीं हो सकता। मैं उसको फिर ये करूँ कि उनको रिक्वेस्ट कर लूँ कि यार महकमे को कंडोन करवा लूँ सेक्शन 74 के तहत। ठीक है, अच्छा जी। सर आउट ऑफ सिटी एंड ऑनलाइन, फरूख साहब कह रहे हैं कि बैठा हूँ। जिस तरह से हमने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस डाउनलोड किया था, बिल्कुल सिमिलर वे में हम लोग सेल टैक्स को डाउनलोड करते हैं। कहाँ से? FBR की वेबसाइट से। इस पे फिर गए और यहाँ पे क्या आ रहा है? सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जाए ये साइज बढ़ाने के, जूम नहीं कर रहा है ये, इस पे शॉर्ट की चेंज होगी। चलो, स्कोप ऑफ सेल टैक्स किस किस चीज के ऊपर लगता है? किस किस चीज के ऊपर लगता है? देर शैल बी चार्ज लेविड एंड पेड अ टैक्स नॉन एज ए सेल्स टैक्स। एक टैक्स होगा जो आपके ऊपर लगेगा, उसका नाम सेल टैक्स होगा। उसका कितना परसेंट होगा? 18%। टैक्सेबल सप्लाईज मेड बाय आ, वो सेल्स जो किसी भी टैक्सेबल सप्लाईज, सप्लाई कहते हैं सेल्स को, किस कहते हैं? टैक्सेबल सेल्स। सप्लाई गुड्स को भी कहते हैं टैक्सेबल गुड्स। सर नहीं समझ रहे, आप एक काम कीजिए मेरे साथ, इसको बाद में हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे चलिए। सेक्शन नंबर 14 पे, कहाँ पे? बस ये सेक्शन हमने पढ़ना और सेल टैक्स हमारा समझ जाएंगे इंशाल्लाह। एवरी पर्सन, पर्सन कौन होता है? इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी। एवरी पर्सन, हर बंदा, इंगेज, जिसकी मंगनी हो जाए। किसके साथ मंगनी होगी? इन मेकिंग, बनाता हो। यहाँ पे वर्ड मेकिंग से मुराद बनाना नहीं है, मेकिंग से मुराद है क्या करना? डील करना। डील करना, यहाँ पे वर्ड क्या है? डील करना। बेसिक हर वो बंदा जिसकी मंगनी हो गई डील करने में, किसी की डील करने में, टैक्सेबल सप्लाईज की। अब ये टैक्सेबल सप्लाईज क्या है, समझते हैं इसको। याद रखें कि टैक्सेबल सप्लाईज को समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, क्यों जरूरी है? इस पे मैं आता हूँ, थोड़ा सा आगे देख लें। फॉलिंग इन एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, अगर वो इनमें से किसी भी कैटेगरी में आता है, अगर पहले रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या करवाएगा? रजिस्टर करवाएगा। अच्छा, कौन हो? मैन्युफैक्चरर हो, रिटेलर हो, इंपोर्टर हो, सारा पढ़ेंगे। लेकिन हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज। एग्जेम्प्ट होंगे, रजिस्टर कराएगा? नहीं, रजिस्ट्रेशन में बात ही क्या है? टैक्सेबल की। अच्छा, आपकी जीरो रेटेड होंगी जी, वो उसमें आती हैं। अच्छा, लग्जरी आइटम होगी, करवाएगा नहीं करवाएगा? तो हम उसको थोड़ा सा
डिटेल में पढ़ते हैं कि गुड्स क्या होती हैं, गुड्स क्या होती हैं, मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो वाइल मूविंग टू दिस, याद रखें कि सबसे पहले हम दो चीजों में फर्क समझना जरूरी है। एक है गुड्स और एक है जो गुड्स हैं पूरे पाकिस्तान में जहां मर्जी से लो, इसके ऊपर आपका जो कानून लगता है एक ही कानून है, उसका नाम है सेल्स टैक्स एक्ट 1990। 1990 इनकम टैक्स में इनकम टैक्स रूल 2002 थे, तो यहाँ पे सेल्स टैक्स रूल 2006 है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर बात अगर हम करें सर्विसेज में, तो याद रखें 18वीं तरमीम के बाद सर्विसेज के ऊपर भी टैक्स है। लाइक मैं बढ़ा रहा हूँ तो मैं सर्विस दे रहा हूँ। अगर FBI हमें नोटिस कर दे कि आप रजिस्टर्ड कराएं, तुम्हारे रजिस्टर्ड कराना कॉलेज को क्या है, ज़रूरी है। अच्छा, सर्विस क्या होती है इसको मैं ऐसे नहीं समझाता। सर्विस के लिए हम लोग ये करते हैं, गूगल पे चलते हैं, सिर्फ समझाने के लिए। यहाँ पे PRA पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, इनकी वेबसाइट खोल लो। इनकी वेबसाइट पे चलते हैं, डाउनलोड पे। कहाँ पे? डाउनलोड पे। इस डाउनलोड पे जाके यहाँ पे आ रहा है अपडेटेड सेकंड स्केड्यूल ऑफ PST, पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज। अच्छा, ये हमारे सब्जेक्ट का हिस्सा नहीं है, उस तरह से हम ना पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कितने पेज हैं? 9। अब ये यहाँ पे लिखा गया कि सर्विस क्या होती है। सबसे पहले क्या है? होटल्स, मोटल्स एंड, ये जो भी काम करेंगे किस में कवर होगा? सर्विस में। मैरिज हॉल एंड लॉन्स, क्लब इंक्लूडिंग रेस क्लब्स एंड देयर मेंबरशिप सर्विसेज। ठीक है। कैटरिंग सर्विसेज, एडवर्टीजमेंट ऑन, ये आपका दिल करे और आप वेले बैठे हों तो कितनी सर्विसेज हैं? अब इनके ऊपर क्या लगेगा? सेल्स टैक्स लगेगा। लेकिन सेल टैक्स में भी कौन सा? सर्विस, सेल टैक्स ऑन सर्विसेज। यहाँ पे हम ऊपर चलते हैं, कितना टैक्स लगेगा, इसका लास्ट कॉलम। किसी भी प्रोविंस का, हर प्रोविंस का अपना कानून है सर्विसेज का। इसका मतलब ये कि 5 सर्विसेज के कानून है। पंजाब का अपना, सिंध का अपना, बलूचिस्तान का अपना, हर कानून के आगे क्या है? रूल्स हैं। फिर KPK में एक अथॉरिटी है, उसका नाम है KPRA, KPK रेवेन्यू अथॉरिटी। पंजाब में एक अथॉरिटी है, उसका नाम है PRA, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी। सिंध में एक अथॉरिटी है, उसका नाम है SRB, सिंध रेवेन्यू बोर्ड। इस्लामाबाद के अंदर बलूचिस्तान में BRA, बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी। और आपके वफाक में कोई अथॉरिटी नहीं है, वही FBR है। अगर कोई बंदा वफाक में सर्विस देगा तो किस अम्ब्रेला में आएगी? FBR के। ठीक है। बाकी सारे प्रोविंसेस में किस में आएगी? उनकी जो रेलिवेंट अथॉरिटी। अब यानी कि सर्विस टैक्स पे कलेक्ट करना किसका राइट है? उस प्रोविंस का, जिस प्रोविंस में कोई बंदा बैठा हुआ सर्विस देता है। अगर हम लाहौर में जो कुछ बढ़ाते हैं, लाहौर में जो फी कलेक्शन होती है, तो उसका जो काम है, जो कलेक्शन है, उस पर सेल टैक्स सर्विस लगेगा तो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी। जो इस्लामाबाद का ऑफिस है उसके ऊपर फेडरल, जो सिंध है वहाँ पे सिंध का। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी सर्विसेज, एग्जाम्पल के तौर पे चंद मैंने शो की हैं, तो हर सूबे का जो सेकंड शेड्यूल है,
सेल टैक्स ऑन सर्विसेज का जो लॉ है और उसका जो सेकंड शेड्यूल है, उसमें टैक्स सेवर सर्विसेज दी गई है। क्या दी गई है? एग्जाम्प्ट सर्विसेज के ऊपर टैक्स होता ही नहीं है। और यहाँ पे कुछ आप ये भी देखेंगे 0%। आप कहेंगे यार जीरो क्यों है? तो मैं कहूँगा भाई ये 9% है, 9.5 है, मुख्तलिफ किस्म के रेट हैं। इसी में ही आपको मिलेगा वो जो कुछ बैंकिंग सर्विसेज हैं, फलानी सर्विसेज है, ब्रोकर की सर्विसेज है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सर्विस होता क्या है। अब 0% का मतलब ये है कि ये अभी इन लोगों को नहीं पूछ रहे हैं, आगे जाके इनके ऊपर भी टैक्स लग सकता है। और ये इनके ऊपर नहीं लगेगा, ये लेंगे किससे? कस्टमर से, कंज्यूमर से लेंगे और सरकार को जमा करवा देंगे। बात को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? कोई कंफ्यूजन? आप फेडरल में रजिस्टर्ड है, लेकिन जाके पंजाब में थे, तो फिर उस कंपनी के ऊपर पंजाब में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। आप पाकिस्तान में काम करते हैं, आप दुबई में जाके काम करना शुरू कर दें तो दुबई का कानून आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। उसी इनकम के ऊपर पंजाब में सेल टैक्स और सर्विस क्लाइंट से लेना है, सरकार को दे देना है, उसी इनकम के ऊपर इनकम टैक्स लगेगा जो फेडरल लेगा। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि सर हमें फिर ये भी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि सर्विस टैक्स हम नहीं पढ़ रहे, लेकिन सर्विस क्या होती है? जो गुड्स नहीं है वो सर्विसेज हैं। अच्छा, इनफैक्ट अब सर्विसेज में बिजली नजर नहीं आएगी, इलेक्ट्रिसिटी, ये गुड्स में कवर्ड है। जो सर्विस में कवर्ड नहीं होता वो किस में होता है? गुड्स में कवर्ड होता है। ये फिर कौन सा सब्जेक्ट है? इसके ऊपर प्रोविंशियल लॉ लगेगा। प्रोविंशियल लॉ यहाँ पे जिक्र क्यों नहीं हो सकता? उसकी वजह यह है कि पता नहीं किस प्रोविंस की सर्विस है, किस प्रोविंस में दे रहे हैं, कोई पता है? नहीं पता। ठीक हो गया जी इकबाल साहब? सर वो रेलेवेंट क्वेश्चन था यहाँ पे कि जिस तरह आपने कहा कि किधर दे रहे हैं, अगर पंजाब में उनका वो हो ऑफिस और वो सर्विस सिंध में दे रहे हो, यानी कि उनका फिजिकल लोकेशन वहां नहीं है, तो फिर सर्विस उसको वो पंजाब वाला करेगा या जहां पे सर्विस दे रहा है वहां का लगेगा? अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो सर्विस ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है। बेसिकली सारे सूबों का एक इत्तेफाक है स्वाय सिंध के, वो कहते हैं कि जहाँ से सर्विस दी जा रही है ना वहाँ का टैक्स लगेगा। लेकिन उनको कुछ इख्तलाफात थे, उसके ऊपर कुछ पिछले साल उन्होंने कॉमन रूल्स बना दिए। कुछ ऐसी सर्विसेज होती है, मिसाल के तौर पे जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं ये क्या देते हैं सर्विस? बस इस्लामाबाद से चली और कहाँ गई? कराची। अब पाकिस्तान का टैक्स लगे और फेडरल का टैक्स लगे या सिंध का लगे? अच्छा, पोस्ट वाले हैं, पोस्ट ये जो ऑफिस वाले हैं, कौन सा कोरियर वाली कंपनी, इनके ऊपर कौन सा लगे? तो इनके ऊपर कुछ कॉमन रूल्स उन्होंने डिवाइस किए थे। उसके लिए एक अलग डॉक्यूमेंट है, वो थोड़ा सा इन डेप्थ है, आप ढूंढेंगे उसको कॉमन सर्विसेज के ऊपर आपको एक एसआरओ मिल जाएगा, फेडरल ने जारी किया है कि उसके ऊपर क्या अप्लाई करना है, क्या फार्मूला लगाना है। क्योंकि वो ऐसी कम्प्लेक्स चीज़ें हैं कि उसके ऊपर इसके ऊपर तो लड़ते रहेंगे सूबे आपस में। पंजाब वाले कहेंगे यहाँ से बस निकली है वहाँ गई है, कोरियर तो हमारे साथ से स्टार्ट हुआ है। वो कहेंगे नहीं ये जो कोरियर यहाँ से जा रहा है, तो वो पूरा तमाशा लग जाएगा। कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के हिसाब से नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब तो ये है कि अगर एक कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हो और वो जाके दुबई में ऑफिस बना ले, हम कहते जी दुबई में तो हम काम करते हैं लेकिन ऑफिस तो हमारा पाकिस्तान में है, तो दुबई में तो हम टैक्स नहीं देंगे। तो रजिस्टर्ड ऑफिस इतना मैटर नहीं करता जितना बिजनेस करना मैटर करता है। ठीक है जी इकबाल साहब? ठीक है, इसका मतलब कॉमन रूल्स उस चीज के ऊपर डिफाइन करेंगे। वो बने हुए हैं उसके ऊपर बकायदा कॉमन रूल्स बने हुए हैं। ठीक है, और वो किसी भी तरह के बिजनेस के ऊपर अप्लाई हो सकेंगे रूल? नहीं वो बिकॉज मैंने जो देखे नहीं। कम्प्लेक्स बिजनेस है ना जिसके अंदर ज़्यादा इश्यूज बन सकते हैं, जैसे मैंने दो मिसालें आपको खुद दे दी। इसमें आपकी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, वो बाय एयर हो बाय रोड हो, ठीक है, आपके कोरियर वाले हैं, इस तरह से आपको इसमें से कोई सर्विस मिलेगी। हाँ, टूरिज्म वाले भी, वो भी इसी में है। अब जिस तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स हैं और वो फॉर एग्जांपल वो पंजाब में रजिस्टर्ड है पिंडी में, और वो जाके हैदराबाद में कोई सर्विसेज दे आते हैं कंसल्टेंसी की, तो अब ये इतना हम्म। कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है लेकिन। ये ऐसे जो कॉमन रूल्स है ना कंसल्टेंसी के, वो भी कवर्ड है, कॉम्प्लिकेटेड है नहीं यहाँ पे।
यहाँ पे होगा क्या, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप भी थोड़ा सा सोचेंगे आपको समझ भी आ जाएगी। मैं इस्लामाबाद से उठता हूँ, सिंध जाके सर्विस देता हूँ, फेडरल का टैक्स लगाता हूँ, इस्लामाबाद का टैक्स लगाता हूँ, फेडरल में बैठा हूँ, इस्लामाबाद का टैक्स लगाया, उन लोगों से जो सिंध में बैठे हुए हैं वहां से टैक्स कलेक्ट किया और ला के किसको दे दिया, फेडरल को दे दिया। असूली तौर पे वहां की जो गवर्नमेंट है, कंज्यूमर कहाँ का है, सिंध का है, उस कंज्यूमर के बदले में फैसिलिटेशन किसको होनी चाहिए अगर कोई टैक्स कलेक्शन होती है, सिंध गवर्नमेंट को। तो इसमें बेसिकली बड़ी सी चीजें देखनी पड़ती हैं, इसमें बड़े बड़े ओपिनियन देने पड़ते हैं कि अच्छा हमारे हिसाब से ये होना चाहिए, और ये भी हो सकता है कि एक बंदे का ओपिनियन दूसरे बंदे से डिफर कर दे। बात को फॉलो करें, ये निटी ग्रिटीज है, जितनी मर्जी आप बोल लें। ठीक है जी, ठीक है सर। चले, ये कहने को बातें हैं जो भी हम पढ़ रहे हैं और कहने को एक थ्योरी है, बट याद रखें। अच्छा शुक्र है माइक यहीं पे था, मैंने कहा वहां पे भी एंड पे पता चले कि उधर से बातें आ रही हैं। तो मैं पॉडकास्ट किया हमने यहाँ पे, तो मैं बाहर गया, बाइक साथ चला गया, तो साथ को दोस्त था, तो वो हम हंसी मजाक कर रहे थे, इधर से फोन आया, सर यहाँ पे आवाजें आ रही हैं, आप लोग जो जो बातें कर रहे हैं। मैंने कहा ये तुमने उतारना था पहले माइक। तो इसमें इस तरह से है कि हम लोग ये जो कंसेप्ट ले रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बुनियाद है आपकी स्टेटस रिटर्न की, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल एओपी कंपनी कोई फर्क नहीं है। वही एनेक्स्चर है, यहाँ पे डाटा अपलोड करना है, सेल डाल जाएगी, यहाँ पे परचेज को क्लेम कर लेना है, यहाँ से चालान बना देना है, ये देखो 90% हुआ हुआ है, ठीक है, ये इनपुट टैक्स है, ये आउटपुट टैक्स है। वहाँ पे वो जो इनपुट टैक्स होगा उसको कहेगा इनपुट टैक्स, सेल्स टैक्स क्रेडिट, जो आउटपुट टैक्स होगा सेल टैक्स डेबिट है, बस एक वर्ड और लगा देगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पोर्टल में दिखाऊंगा। मुझे को बड़ा देखता है कि अच्छा सर आप, मेरा स्टाफ है, हालांकि मैं वो देख कर आराम होता हूँ, क्योंकि मैं उनको बुरा भला भी कहता हूँ, मैं कहता हूँ आप दोबारा पैसे देकर आप मुझसे क्लास लो। होता क्या है कि वो चंद चीज़ें होती हैं जो टेक्निक्स आपने अप्लाई करनी होती हैं। अभी वो एक क्लाइंट आया हुआ है बहुत बड़ा, वो जी इनका डाटा ही इतना है, तो मैंने कहा ये नोटिस आया जी हमने तैयारी किया, मैंने कहा कि मुझे एक्सप्लेन करो पहले। मैंने कहा मैं जज हूँ, मैं ऑफिसर हूँ, मुझे आके केस एक्सप्लेन करो। मुझे कायल कर लिया तो मैं कहूँगा क्या, उधर भी कायल कर लेंगे। तो अब वो लगे हुए हैं सर, वो अच्छा आधे पॉइंट बता जाते। मैंने कहा केस ऐसे प्लीड करोगे तो क्लाइंट को तो आपने साफ कर दिया। तो ये थोड़ा सा हमने अपनी इंटरनल असेसमेंट करनी होती है। यहाँ पे जब हम जाते हैं, हमने ये कहा कि हमारे पास जो सेल्स टैक्स एक्ट है 1990 का, उसका जो सेक्शन 14 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताता है कि हर उस बंदे ने क्या करना है, रजिस्टर्ड होना है। हेडिंग क्या है, रजिस्ट्रेशन है, रजिस्टर्ड होना है। जिसका निकाह हुआ है, निकाह नहीं हुआ मंगनी हुई है, वो निकाह करवाएगा ना आगे। मंगनी हुई है किसके साथ, टैक्सेबल गुड्स के साथ। अब हमने फिर कहा कि पहले हम गुड्स और सर्विसेज में फ़र्क को समझते हैं, थोड़ा सा हमने फ़र्क को समझने की कोशिश भी की। अब हम आ गया कि गुड्स की आगे कैटेगरीज बनाते हैं कि गुड्स फिर कितनी किस्म की होती हैं, एक छोटी गुड्स और बड़ी गुड्स, ऐसे ही है नहीं। गुड्स, गुड्स के ऊपर अगर हम जाएं, ये भी बड़ा करना पड़ेगा हाथ चलाने के लिए। गुड्स के ऊपर हम जाएं तो गुड्स की दो किस्में हैं बहुत अच्छी। एक उसने कहा था टैक्सेबल, और दूसरी कौन सी, मैं आपका वर्ड क्यों बोलूं, आप सही कह रहे हैं, एक होता है टैक्सेबल और नॉट टैक्सेबल का कोई कंसेप्ट नहीं है, इसके लिए वर्ड क्या यूज किया जाता है, एग्जेम्प्ट यूज किया जाता है। एग्जेम्प्ट गुड्स वो होती हैं जिनके ऊपर टैक्स है। अगर आप ऐसी गुड्स में डील करें जो एग्जेम्प्ट होगी तो उस केस में आपको रजिस्टर्ड कराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसको अगर वैसे भी बताने की कोशिश करूँ तो ये डेफिनेशन भी है इसकी, इसकी ये डेफिनेशन भी है। क्या मतलब है, मतलब सर ये है कि कोई बंदा आपसे पूछे कि एग्जेम्प्ट क्या होता है, आपने कहना है दोज विच आर नॉट टैक्सेबल। फिर किसी ने कहा क्या मतलब है, टैक्सेबल कौन सी होती है, फिर टैक्सेबल बताओ ताकि हम देखें एग्जाम कौन सी है। उसने कहा यहाँ पे आपके साथ एक नेकी की जाएगी। मैंने कहा मतलब, उन्होंने कहा आपको एक मैं लिस्ट दूंगा, लिस्ट ऑफ गुड्स जो क्या है, जो क्या है एग्जाम्प्ट है। मैंने कहा ये लिस्ट कहाँ पे आपने दी हुई है,
उसने कहा ये लिस्ट दी हुई है मैंने, सिक्स, जैसे वहां पे आपके शेड्यूल से, कहाँ पे, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, यहाँ भी शेड्यूल है। फर्स्ट है ही नहीं, फोर्थ हो गया है। सेकंड फोर्थ हो गया है। थर्ड हमने पढ़ा ही नहीं है। फोर्थ फोर्थ हो गया है, ओमिट हो गया, फोर्थ हो गया, ओमिट हो गया। फिफ्थ है, वो हमने पढ़ा ही नहीं है। यानी कि थर्ड है, फिफ्थ है, फिर आगे सिक्स्थ है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? सिक्स की। तो हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कि ये कौन सी चीज़ें हैं जो कि कहाँ पे लिखी गई हैं, सिक्स शेड्यूल में लिखी गई हैं, यानी कि जो क्या है, एग्जाम्प्ट है। बहुत छोटा सा कानून है। कितने सेक्शन है? 76, 37। फर्स्ट फोर्थ हो गया, सेकंड फोर्थ हो गया, थर्ड है, फोर्थ फोर्थ हो गया, ये आपको नजर आ रहा होगा। हम किसकी बात कर रहे हैं? सिक्स की। फिफ्थ के बाद ये फिफ्थ जा रहा है, फिफ्थ को भी हमने नहीं पढ़ा। इस पर क्लिक करके ये आ गया क्या? ये कौन सी चीजें हैं जो क्या होती हैं, एग्जेम्प्ट होती हैं। इन चीजों को इंपोर्ट करो तो कस्टम वाले ये नहीं कह सकते कि मतलब ना आपने इस पे सेल टैक्स भी देना है। कस्टम ड्यूटी तो हो सकती है, इनकम टैक्स तो हो सकता है, लेकिन इन चीजों के ऊपर सेल्स टैक्स नहीं होगा। पहला पूरा सफा, इसको बस एक चीज है, ये जो होगी ना ओमिट, इसका मतलब ये एग्जाम्प्ट से उन्होंने डिलीट कर दी होगी, कहीं टैक्सेबल में डाल दी होगी। मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? लो जी गरीबो, दालें खाओ, हम दालों पे आपसे सेल टैक्स नहीं लेंगे। पल्सेस, पल्सेस के ऊपर टैक्स नहीं रहेगा। सर आवाज नहीं आ रही सर। रेड चिलीज, मिर्चें खाओ गरीबो, हैं, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। मिर्चें लेके खाओगे तो टैक्स नहीं है, लेकिन आप चूंकि अमीर हो, मिर्चें नहीं खाना चाहते, आप ब्रांडेड मिर्चें खाना चाहते हो। कौन सी खाना चाहते हो? ब्रांड वाली। यानी कि एक पैकेट है, ब्रांड कौन सा होता है? एक तो होता है वाइट शॉपर लगा लें, एक होता है आप प्रॉपर फलाना जिशान, फलाना नेशनल, तो उसके अंदर शान, तो उस केस में आपके ऊपर सेल टैक्स लगेगा, मतलब उसका ये फिर सिक्स शेड्यूल आइटम नहीं रहेगी। लो जी, ये क्या बला होती है भाई, इसके ऊपर टैक्स नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर अदरक मिले किसी ब्रांड में, पैकेट बना के ब्रांड ऊपर ठप्पा लगाओ किसी कंपनी का, उसके ऊपर सेल टैक्स है। टमाटर खाओ जी, हल्दी हल्दी है भाई, कभी पता ही नहीं है ये हल्दी, और हल्दी भी ब्रांड वाली खाओगे, ब्रांडेड से थोड़ा दूर रहना है आपने, गरीबों की चीज़ें खानी है। चावल खाने के ऊपर, ये चावल कौन से हैं? कच्चे वाले, पक्के वाले नहीं। हाँ, इसके ऊपर से कहा है कि ब्रांड का जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब ये कि ब्रांड हो या ना हो, यहीं पे। तो ये आप जब देखते जाएंगे तो ये थोड़ी हॉली कुरान, शुक्र है कि इन्होंने ये नहीं कहा कि कोई कुरान बेचे तो सेल टैक्स लगा दे, तो इन्होंने ये निकाल दिया यहाँ पे। न्यूज़ प्रिंट और ये इस तरह से चलते चलते मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें। बात समझ आ गई? ये वो चीज़ें हैं, आपको बंदा पूछे कि किन चीज़ों के ऊपर सेल टैक्स नहीं लगता, तो आप क्या कहेंगे? सिक्स शेड्यूल आइटम्स के ऊपर सेल टैक्स नहीं लगता। दोबारा से सारे बोले भाई। सिक्स शेड्यूल आइटम आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम, अगर मैं उनमें डील करना शुरू कर दूं तो फिर रजिस्टर कराऊंगा अपने आप को? नो, कोई जरूरत नहीं है। चलें जी, एक साइड तो ऑनलाइन वालों आप भी बोलो। Sixth schedule, item included in sixth schedule, उसमें क्या होगा? Six exempt, schedule items exempt. are exempted from sales tax. शाबाश। अब आ जाते हैं टैक्सेबल पे। किस पे आते हैं? टैक्सेबल के अंदर सबसे पहले वो चीजें जो आपकी फेवरेट हैं। फेवरेट चीजें कौन सी? जो थर्ड शेड्यूल में लिखी गई हैं। कहाँ लिखी गई हैं?
इन पे सेल टैक्स लगेगा 18%। कितने परसेंट है? लेकिन 18% किस चीज का? रिटेल प्राइस का। रिटेल प्राइस क्या होती है? जो किसी भी चीज के ऊपर कीमत प्रिंट हुई होती है वो क्या कहलाती है? उसकी रिटेल प्राइस कहलाती है। अच्छा, अब ये याद रखें कि अगर मैंने फैक्ट्री लगाई हुई है तो मैंने उसको कीमत लिखी 200, उसमें मेरे लिए चीज बनी थी 150 रुपए की, 50 रुपए प्रॉफिट डाला, कितने की बन गई? 200 की। 200 मैंने प्रिंट किया, प्लस उस 200 के ऊपर टैक्स लगेगा। अच्छा, फिर मैं इस भाई को कभी भी 200 की नहीं बेचूंगा। मतलब फर्ज करें आप टैक्स लगा लें 36 रुपए, तो 236 रुपए की नहीं बेचूंगा। ये आगे कैसे बेचेगा? ये चीज मेरे खरीदेगा ही नहीं। तो जो थर्ड शेड्यूल आइटम होती है इसमें क्या होगा? 36 रुपए से सेल टैक्स तो मैं लूंगा, लेकिन 200 जो है ना वो 200 नहीं होगा। मैं इसको अंदर मार्जिन दूंगा। क्या करूंगा? ताकि इसको कुछ मिले। और अगर इसने उसको बेचनी है तो फिर मैं इसको और मार्जिन ज्यादा दूंगा, मैं प्राइस ही ज्यादा रखूंगा। मैं प्राइस क्यों ज्यादा रखूंगा? मैं प्राइस इसलिए ज्यादा रखूंगा कि ये भी अपना मार्जिन रख ले, वो भी अपना मार्जिन रख ले। इसका मतलब ये, जैसे मैंने अभी अभी दरमियान में ये डिस्कस किया था कि आपका रिटेल प्राइस के खिलाफ पहले वो चीज पहले 100 की थी तो मैंने 110 की करके तो 110 पे सेल टैक्स लगाया था। मैं वैल्यू के साथ साथ टैक्स को चेंज कर रहा था। कर रहा था कि नहीं कर रहा था? लेकिन रिटेल प्राइस के केस में सेल्स टैक्स किसके ऊपर होता है? रिटेल प्राइस के ऊपर होता है। रिटेल प्राइस क्या होती है? जो चीज, जो कीमत किसी भी चीज को प्रिंटेड होती है। अब आप घर अपने को कंसीडर करें, आपका टूथपेस्ट, शैम्पू, चॉकलेट्स, आपके शू पॉलिश, आपका कुकिंग ऑयल, आपके वाटर बॉटल, जिन चीज़ों के ऊपर प्रिंटेड है वो सारी सारी क्या है? रिटेल प्राइस वाली हैं। अच्छा, रिटेल प्राइस के अंदर लॉ में लिखा गया ये रिक्वायरमेंट है कि उसी की कीमत उसके ऊपर प्रिंटेड होनी चाहिए। अब आप सारे लोग थर्ड शेड्यूल खोलें, खोलें जी ऑर्डिनेंस, चेक करें कौन कौन चीजें थर्ड शेड्यूल में आ रही हैं। यानी कि उस केस में सेल टैक्स तो होगा, लेकिन उस चीज के ऊपर प्रिंटेड प्राइस पे होगा। हालांकि वो प्रिंटेड है 200 प्लस 36, तो बंदा बेचने वाला, फैक्ट्री वाला कभी भी 200 प्लस 36, 236 की नहीं बेचता। इसकी एक कॉमन एग्जांपल कारेफोर, वो हाइपर स्टार, फोर्ट्रेस शोर्ट्रेस, वहां पे जो चीज 240 की होती है 240 की नहीं मिलती, 230 की मिलती है। सेल टैक्स आप उस पर पूरा दे रहे होते हैं। जो डिफरेंस मिल रहा होता है वो आपको किस पे मिल रहा होता है? उसकी कॉस्ट पे। और वो जो कंपनी का ऑनर है उसने ऑलरेडी उसके अंदर एक रखा हुआ क्वेश्चन। चेक करें क्या क्या चीजें आती हैं भाई, सारे लोग देखें अभी। ऑनलाइन वाले भी डाउनलोड करें जी ऑर्डिन एक्ट को, अभी जी एक्ट जी, डाउनलोड करें। फ्रूट जूसी से शुरू हो रहा है, आइसक्रीम हाँ जी, सीधे। थर्ड शेड्यूल ये फ्रूट जूसेस वगैरह से शुरू हो रहा हाँ जी, जूसी शोसी से शुरू हो रहा है। है। आइसक्रीम, खाने पीने की चीजें, किचन की चीजें, घर की चीजें, शैम्पू, टॉयलेटरीज वगैरह, देखते जाओ। टी, स्पाइसेस, सीमेंट, मिनरल वाटर। ये थर्ड शेड्यूल देने की क्या जरूरत है इनको? अगर वो एग्जाम्प्ट सिर्फ दे दें, बाकी सारी चीजें जो उसमें नहीं आती वो सारी सेल टैक्स। असगर भाई अभी पूरा पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह मजा आएगा, अभी पूरा देखने दें, आपको फिर अंदाजा होगा कि आपके साथ हुआ क्या है। ये नजर आ रहा है जी? ये सारी वो चीजें जिनकी प्राइसिंग के ऊपर क्या होनी चाहिए? प्रिंटेड होनी चाहिए। नंबर वन। नंबर टू पे जो प्राइस प्रिंट है उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा? 18% लगेगा। कितना लगेगा जी? 18%। तो ये क्या बन गई आपकी? क्या बन गई?
सेल प्राइस, रिटेल प्राइस। नहीं, टैक्सेबल ऑन रिटेल प्राइस टैक्स एट अ रेट ऑफ 18%, टैक्स एट अ रेट ऑफ 18%। यानी कि टैक्स टेबल में नंबर 1 पे कैटेगरी कौन सी है, वो चीजें जो थर्ड शेड्यूल में लिखी हुई हैं और उनके ऊपर टैक्स कितना है, 18%। दूसरी चीजें आ गई फिफ्थ शेड्यूल, फोर्थ अंदर है ही नहीं, 1 2 पहले ही नहीं था। इसमें टैक्स होगा 0%। कितना टैक्स होगा? अब आप लोगों में से आधे लोग परेशान हो जाएंगे तो सर ये तो एग्जम्प्ट है। नहीं, अब हम पहले फर्क समझते हैं टैक्सेबल में एंड एग्जम्प्ट में। जी सीरियल नंबर 38 पे लिखा हुआ हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक गुड्स, ठीक है, 39 पे गैस अप्लायंसेस इंक्लूडिंग हीटिंग रेंज, ओवन, गीजर एंड गैस हीटर्स। ठीक है। और मार्केट में तो कहीं पे भी कोई ऐसा गैस हीटर नहीं मिलता या गैस की कीमत प्रिंटेड हो, जिसके ऊपर रिटेल प्राइस प्रिंटेड हो। वो मुश्किल हो जाता है कुछ चीज़ों में, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है कुछ चीज़ों में। वो ऊपर प्रिंटेड टैग लगा हो तो वो नहीं होता, ठीक है, वो मुमकिन नहीं रहता, ठीक है। बताते भी नहीं, हाँ, मार्केट वाले बताते भी नहीं। बताते भी नहीं, वो बताएंगे पूरी मार्केट में एक ही प्राइस हो जाएगी। असल लॉ की मैं आपको सेंस बता रहा हूँ, वो क्या कह रहे हैं उसकी बात नहीं हो रही। बात समझ रहे हैं? अच्छा आगे चलते हैं। कितने परसेंट टैक्स टैक्स है? कोई भी प्राइस हो 0%। तो यहाँ पे एक डिफरेंस लेते हैं किसका, एग्जम्प्ट का और 0%। सबसे पहले गुड्स, ये कहाँ पे लिखी हुई है, और ये नंबर 2 रेट। यहाँ पे क्या है, मैं ये नहीं कहूँगा 0, मैं कहूँगा नो रेट। इसका रेट है ही नहीं। यहाँ पे रेट तो है कितना है, अभी भी फर्क ले नहीं हुआ। रजिस्ट्रेशन नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे रिक्वायर्ड, यहाँ पे इनवाइस, इनवाइस देना नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे इनवाइस देना रिक्वायर्ड है, ठीक है। इनपुट, इन चीजों को खरीदने को बजाय आपने इनपुट दिया, आप कहेंगे एग्जाम्पल में कैसे दे दिया, ये मुमकिन है। आप कुछ चीज खरीदें, उस पर काम करें और वो ऐसी बन जाए जो पहले किसी और शेड्यूल में थी, कुछ चीज ला के प्रोसेस करें और वो चीज ऐसी बन जाए जो 6 शेड्यूल में आती है। मेरी बात समझ रहे हैं? वो 6 शेड्यूल बन जाए, आप लें तो ना, लेकिन आप दे के आए हो। मेरी बात फॉलो करें कि नहीं? फर्ज करें कि मैं मिसाल लेता हूँ कि रॉ मटेरियल आपने कोई बाय किया, उसके ऊपर इनपुट देना पड़ा, एक एग्जांपल है। उससे आपने कोई काम किया, आपने कोई चीज़ बनाई और वो किस शेड्यूल में आ गई, आपने प्रोसेसिंग की, 6 शेड्यूल की आइटम बन गई। अब सेल टैक्स ले तो नहीं सकते, आप तो दे के आए हुए हैं, तो उसका इनपुट क्या हो जाएगा, डेड, ज़ाया हो जाएगा। लेकिन आप जीरो रेटेड का क्या मतलब है, जीरो रेटेड पे आप टैक्स दे के आए होंगे, जी दे के आते हैं, है ऐसा कैसे हो सकता है? देखें फिर शेड्यूल में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, वो कुछ ऐसे खास लोग को दी जाती है जिनसे हम सेल टैक्स नहीं लेते, हम उस पर टैक्स दे के आए हुए हैं। जब उसको देते हैं, दे के आए हुए हैं, हम ले नहीं सकते। तो जो दे के आया हुआ वो चीजें कौन सी, किसको देने की प्रिविलेजेस हैं, पढ़े, खोले जी। इनपुट टैक्स का रिफंड मिल जाएगा, वो लोग जिनको किसी भी पाकिस्तान के कानून के तहत माफ कर दिया गया,
उसमें डिप्लोमेट्स, ठीक है, उसके अंदर वो चीज़ें हैं जो इस कानून के तहत सप्लाई की जाए किसी को, वो चीज़ें जो ग्वादर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सप्लाई की जाए। ये आपने खरीदी है, आप सप्लायर है, उसको बेच रहे हैं इकोनॉमिक जोन में, खरीद के आप लाए थे, देख के आए थे, ले नहीं सकते। बात समझ रहे हैं? लेकिन यहाँ पे आप एग्जाम्प्ट नहीं है, आप क्या हैं, टैक्सेबल है, रेट 0 है, लेकिन है क्या, टैक्सेबल है। परेशानी तो नहीं हुई? नंबर 3, पहला नहीं था, दूसरा नहीं था, तीसरा लिख लिया, चौथा नहीं था, पांचवा लिख लिया, छठा लिख लिया, आय कौन सा आ गया, सातवां नहीं है, फोर्थ हो गया। आय कौन सा आ गया, यहाँ पे रेट है रिड्यूस्ड, यानी कि लेस देन 18%। जितने की चीज बिकेगी उसका कितने परसेंट है भाई, 18 से कम परसेंट, लेस देन 18%। अब ये कौन कौन सी चीजें हैं, अभी कल की भी क्लास रहेगी, फिर जाकर आपको क्लैरिटी होगी। तो ऊपर ही चले जाते हैं। ऐसे नहीं आने वाला। पेज नंबर 205। 205, बस आपने पहले नहीं बताया और ये आ गया। अच्छा, सबसे पहले पहला पे खाली रिड्यूस रेट से, अच्छा फिर रिड्यूस रेट से उठा के कहीं ले जाता, किसी और जगह पे ले जाता, वो डिस्कस कर लेंगे। एग्जाम्प्ट में नहीं लेके जाता, रिड्यूस से उठा के टैक्स टेबल में लेके जाता, वो भी फुल प्राइस पे, वो देखेंगे। सबसे पहले लंदन से आने वाले जूते और कपड़े, अगर लंदन से कपड़े जूते आए हैं और आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो, तो आपने सेल टैक्स लेना है कितने परसेंट पे, हाँ लंडे के 5%। अगर कोई बंदा, अभी हमने बहुत डिटेल में पढ़ना है, लंडे के कपड़े जूतों में भी डील करता है, वो भी सेल टैक्स ले और सरकार को दे, कितने परसेंट है, 5%। ऑनलाइन वाले बोर तो नहीं हुए, ऑनलाइन वालों ये सुन रहे नॉट एट हो? ऑल। अच्छा, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड कितने परसेंट है, डीएपी और खाद की कैटेगरी है, ठीक है। अच्छा, लोकली प्रोड्यूस कोल, यहाँ पे इसने 700 पर मेट्रिक टन के हिसाब से, फिर इसका मतलब ये कि ये टैक्सेबल तो है, लेकिन यहाँ पे रेट डिफाइन किए गए। क्लियर हो रहा है? ये भी क्या बन गया हमारा, टैक्सेबल। तो रेट मैं क्यों नहीं बता सकता, क्योंकि वेरी करना है, मुख्तलिफ चीज़ों के मुख्तलिफ रेट। आगे 8 के बाद कौन सा आता है, 9th आता है, उसको देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए,
तो दिखा देता हूँ ताकि आपको तसल्ली रहे, लेकिन उसको देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। फिर भी दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ये है, अगर आप जैज़ में बैठे हुए नौकरी कर रहे होते तो मैं आपको बताता, लेकिन अब मैं आपको नहीं बताऊंगा। सिम कार्ड्स, सेल टैक्स ऑन सप्लाई, ठीक है, पेपर एट द टाइम ऑफ सप्लाई बाय CMOs, ठीक है। आपको ये ज़रूरत नहीं है देखने की, ये भी टैक्सेबल गुड्स हैं, सिमें भी टैक्सेबल गुड्स हैं, लेकिन इसको ना देखें। थ्री के बाद क्या आ गया? 4। अच्छा, फिर आगे कौन सा आ गया शेड्यूल? 10th आ गया। टेंथ, टेंथ आपने नहीं देखना, चूंकि आप किसी भट्टे पे काम नहीं करते। किसी भट्टे पे बैठे हुए आप टैक्स करते, सेल टैक्स देखते हैं, तो मैं आपको कहता, आपको पता होना चाहिए कितनी हजार ईंटों के ऊपर कितना सेल टैक्स है। तो ये है, तो ये भी टैक्सेबल होती हैं, लेकिन इनको देखने की जरूरत नहीं है। तो काम करते हैं भट्टे पे? फिर ना काम मैं तो करता हूँ, बताया नहीं आपको। 11 शेड्यूल, ये क्या आ गया? खुश हो जाओ, जिंदगी में पहली दफा आपके लिए आसानी हुई है। सेक्शन 149 सैलरी का अलग, विद होल्डिंग का, डिविडेंड का सेक्शन 150 अलग है, प्रॉफिट ऑन डेट का 151 अलग है, नॉन रेजिडेंट को पेमेंट 152 अलग है, पेमेंट फॉर गुड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 153 अलग है, एक्सपोर्ट के केस में 154 अलग है, फ्रीलांसर के केस में 154A अलग है, रेंट के केस में 155 अलग है, ठीक है, पेट्रोलियम केस में 156 अलग है, नहीं 150 लॉटरी शॉटी में 156A पेट्रोलियम केस में अलग है, बैंक से पैसे निकलवाने को नॉन फाइलर है 231A भी अलग, वो लंबा चौड़ा सिलसिला। लेकिन यहाँ पे आके मैंने किसी को सेल किया, मैंने कहा इतना सेल टैक्स भी देना है, उसने कहा भाईजान मैं विद होल्डिंग एजेंट हूँ, मैं जो आप सेल टैक्स मुझसे लेना चाह रहे हैं ना, मैं आपको सारा नहीं दूंगा, मैं उसमें से भी काटूंगा। नहीं 18% नहीं, आपके 18% का कुछ हिस्सा काटूंगा। यानी कि आपने 100 रुपए की चीज बेची, आप कहते हो 18 रुपया सेल टैक्स भी दो, आउटपुट टैक्स, आपको 18 नहीं मिलेगा, उसमें से कुछ काट के दूंगा। 20% उसका, काटेंगे, हाँ जी, उसका 20% काटेंगे ना? नहीं 20 नहीं काटेंगे, 18% का 20%। नहीं 1/5 काटेंगे। भाई नहीं, मैं तो कानून की बात करूंगा, 1/5 है तो 1/5 काटेंगे। हिम्मतुल्लाह, सर 1/5 20% ही होता है वैसे। अच्छा मुझे मैथ नहीं आती इसलिए पता नहीं है। अच्छा, 1/5 ऑफ सेल टैक्स। अच्छा, ये अब फिर हर एक विदहोल्डिंग एजेंट कितना काटेगा, ये भाईजान देख लीजिएगा 11th शेड्यूल को भी, ठीक है। उसके बाद एक और चीज है, वो चीज क्या है? वो है, गूगल शरीफ पे चलते हैं, गूगल शरीफ पे। SRO 297, एक मिनट लिखना नहीं है, मैं देख लेंगे। यस 297/23, एक ऐसा SRO सरकार ने जारी किया है जिसमें उन चीजों का जिक्र है जिन पर सेल टैक्स तो लगता है, लेकिन 18 नहीं, ज्यादा लगता है। चॉकलेट्स, आपके महंगे टॉयलेट टिश्यूज, आपके ये मुख्य किस्म की चीजें हैं। और यहाँ पे आप ये कह सकते हैं सर एडेटेड वाटर, तो यहाँ भी आ रहा था, शेड्यूल में आ रहा था। याद रखें कि यहाँ पे अगर आप इसको गौर से देखिए तो ये सुपरसीड करेगा, ये आएगा, वो फॉलो नहीं होगा।
यहां पे ये आप देखना शुरू कर दें तो बंदा कहता है सर ये क्या बला है, सारी एचएस कोड होते हैं दुनिया में। किस चीज को बाय सेल करने के लिए एक आपका जो अदारा है जिसने फैसिलिटेट करने के लिए एक अदारा बनाया गया दुनिया में, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा यहाँ पे ये सारी वो चीजें हैं, WTO जो अदारा है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसने कहा फर्ज करो कि मैं चिप्स की बात कर लेता हूँ जो खा रहा हूँ। अगर एक जगह से दूसरी जगह मैंने चिप्स बेचने हो तो मैं कहूँगा चिप्स, दूसरा बंदा हो सकता है इसका कोई और नाम रख के बैठा हो। ऐसे ही है। जैसे मैं एक कॉमन सी पंजाबी की एग्जांपल देता हूँ, हम नमक भी कहते हैं उर्दू में, लून भी कहते हैं, सॉल्ट भी कहते हैं अंग्रेजी में। और मैं किसी को ऑर्डर दूं या लून भेज दो, वो पता चले कि उसने आटा भेज दिया है, ओके हम तो इसको लून कहते हैं। बात को फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने कहा दुनिया में कुछ कोड्स होने होने चाहिए, HS कोड्स, हार्मोनाइज सिस्टम कोड्स। उन कोड्स का क्या काम होगा? उन कोड्स का काम ये होगा कि जब बाय सेल करना होगा वो कोड यूज किया जाएगा। कहेंगे फलानी चीज हमने खरीदनी है, उस कोड से आइडेंटिफाई होगी। ये पूरी दुनिया में क्या है, ये कॉमन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कोड्स हैं ये आपका जो कस्टम का एक्ट है उसके फर्स्ट शेड्यूल में डिफाइन किया गया कि किस HS कोड के बदले में क्या चीज बनती है। ये दुनिया में कॉमन है। मेरी बात का अंडरस्टैंड किया कि नहीं किया? अच्छा यहाँ पे फिर ये जो चीजें यूज की गई हैं, चॉकलेट्स, फलाना फलाना एंड फलाना, आपसे तो कुत्ते अच्छे हैं उन लोगों से जो लोग, अल्लाह माफ करे यार गलत बात हो गई है, कि कुत्तों की खुराक के ऊपर कितना सेटेक्स लग गया है। अच्छा वजह क्या है? उसको ये फील हुआ है कि ये चीजें को हर बंदा नहीं मंगवाता। ये किन लोगों का काम है? अमीरों का काम है। उनका अमीर इसको क्या कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। तो इसके ऊपर क्या लगा दिया, चॉकलेट कितने लोग खाते हैं? अमीर खाते हैं, हम तो भाई बच्चों को खिलाएंगे, वो तो हम भी नहीं खाते होंगे। इसका मतलब ये कि ये कुछ आइटम्स है ये हैं तो टैक्सेबल। माफ कीजिएगा भाई बात गलत हो गई थी। यहाँ पे ये क्या लिखूं मैं, SRO 297 ऑफ 2023, इसके केस में सेल टैक्स कितना लगेगा? 25% लगेगा। अब चीजें इंपोर्ट होके आएंगी तो एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट के वक्त ये टैक्स आपसे ले लिया जाएगा। और दूसरा, इंपोर्ट के अलावा अगर लोकली इसमें से तो जो 25% है ये लगेगा, ये भी क्या है, टैक्सेबल है अगर आप उन चीजों में डील करेंगे। हो सकता है कि वो, गौर करना है आपने, वो 6 शेड्यूल में भी चीजें ना आती हो, 3rd में भी ना आती हो, 5th में भी ना आती हो, 8th में भी ना आती हो, आपके यहाँ टैक्स ही नहीं है। आप यही कहेंगे ना। मैं आपको एक और तरह से बताता हूँ, एक और लास्ट चीज आज की क्लास की, नंबर 5th, बैलेंसिंग आइटम, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। 18%। क्या मतलब है? पहली बात तो ये चीज एग्जाम्प्ट नहीं है ना, तो वो क्या है, एग्जाम्प्ट नहीं है, फिर वो क्या है, टैक्सेबल है। टैक्सेबल में अगर वो चीज 3rd शेड्यूल में लिखी हुई है तो टैक्सेबल तो है, 18% में, लेकिन 18% किसका लगेगा? वो दोबारा से अगर वो इसमें नहीं आ रही, एग्जाम्प्ट नहीं है, टैक्सेबल है, 3rd में नहीं आ रही, 5th में आ रही है, टैक्सेबल तो है कितने पे? कोई भी वैल्यू 0 का सेल टैक्स कितना बनेगा? 0। वो चीज एग्जाम्प्ट नहीं है, टैक्सेबल है, लेकिन 3rd में भी नहीं आ रही, 5th में भी नहीं आ रही, किस में आ रही है? तो सेल टैक्स तो लगेगा, कितना लगेगा? 18। अब रिटेल प्राइस पे नहीं लगेगा, जितने की चीज बिकेगी उतने के ऊपर 18% है। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? अच्छा दोबारा से, वो चीज एग्जाम्प्ट नहीं है, 3रे में भी नहीं है, 5वें में भी नहीं है, 8वें में भी नहीं है, SRO में लिखी हुई है, तो अब 25%। फर्ज करें कि वो 5वें में भी लिखी हो, इसमें भी लिखी हो और 3rd में भी लिखी हो, तो फिर कौन सा फॉलो करेगा FBR? SRO। चलो अब दोबारा आते हैं। अगर वो चीज एग्जाम्प्ट ना हो वो फिर क्या बनेगी? लेकिन 3rd शेड्यूल में उसका नाम नहीं है उस चीज का, 5वें में नहीं है, 8वें में नहीं है, SRO में भी नहीं है, तो इसमें कितने लगेगा?
किस वैल्यू पे जितने की वो चीज है, ये वो चीज है जो लोगों को समझ नहीं आती। लोग कहते हैं यार ये क्यों, मैं कहता हूँ एग्जाम्प्ट नहीं है, कहते नहीं। मैं कहता हूँ फिर ये तो टैक्सेबल है, कहता है। मैंने कहा फिर आप देखो इन सब में नहीं आ रहा तो उसको आप क्या बोलेंगे? अच्छा, ये लॉ में ऐसा कोई बैलेंसिंग आइटम का वर्ड नहीं लिखा हुआ। लेकिन जब आप किसी भी कंसल्टेंट से बात करेंगे तो वो कहेगा यार इस चीज के ऊपर स्टैंडर्ड रेट लगता है। आप कहोगे कहाँ पे लिखा हुआ है? अच्छा, अगर थोड़ा सा समझदार हुआ वो कहेगा एग्जाम्प्ट है, आप कहोगे नहीं है। वो कहेगा टैक्सेबल है, आप कहोगे है। कहेगा किस शेड्यूल में आता है, आप कहोगे नहीं आता। SRO में आता है, आप कहोगे नहीं आता। कहेगा टैक्सेबल 18% है। जो मेंशन ए, ए, नहीं है तो एक मिनट मोहतरमा, कैसे बचा टैक्सेबल है? एग्जाम्प्ट है, जवाब दो। फिर टैक्सेबल हुआ कि ना हुआ? स्केड्यूल को छोड़ दो, स्केड्यूल को छोड़ दो। आप बस ये बता दो कि एग्जाम्प्ट वाला एक ही जगह, एग्जाम्प्ट की, एग्जाम्प्ट की एक ही जगह है। अगर वो एग्जाम्प्ट में नहीं है तो फिर वो क्या है? टैक्सेबल है। फिर वो टैक्सेबल है। ठीक है जी। तो आज की क्लास यहाँ तक ही रखते हैं। याद आया हम मुझे ये इसी नहीं के बाद जी। हम ये नहीं कह सकते कि जब इंपोर्टेड गुड्स की बात होगी तो फिर हम SRO को रेफर करेंगे। नहीं, उसमें इंपोर्टेड भी हो सकता है, लोकल भी हो सकता है। उसको आप हेडिंग में जब पढ़ेंगे ना पूरा, ठीक है, इंपोर्ट भी हो सकता है, लोकल सेल भी हो सकती है। अगर ठीक टिश्यू है। पेपर फॉर एग्जांपल वहाँ मेंशन है तो अब टिश्यू हम्म। पेपर लोकली भी हैं, वो मेंशन उसमें इसीलिए किया है। अगर इंपोर्टेड होंगे तो फिर 25% है, लोकल पे तो वही है। याद रखें कि अगर लोकल प्रोडक्शन है तो फिर तो आपका 25% वाकई नहीं है एप्लीकेबल। लेकिन अगर वो चीज़ आप इंपोर्ट करके लाएंगे तो फिर आप यहाँ पे सेल करेंगे, फिर 25% लगेगा। हम्म, ठीक है। लोकल ठीक। प्रोडक्शन के ऊपर वो निकल जाता है, लोकल में तो फिर वो रिटेल प्राइस में आ जाएगा, जो थर्ड शेड्यूल में चला जाएगा, वो टिश्यूज वगैरह उसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप ये नहीं यार यहाँ पे थर्ड शेड्यूल में और SRO में कौन सा फॉलो करूँ, फिर अगेन वो लोकल प्रोडक्शन होगी तो फिर तो थर्ड में ही रहना है। ठीक है जी। इकबाल मीर। इकबाल सर आई हैव टू क्वेश्चंस। पहला, जी। 11th शेड्यूल के अंदर मुझे थोड़ा समझ नहीं आई वो दोनों चीजें, कि 11th शेड्यूल का आपने जिक्र किया कि विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट जो है वो सेल्स टैक्स का 20% भी विदहोल्ड करेगा। ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जो सेल्स टैक्स वो अपने जब सेल कर रहा है और अपने परचेजर से ले रहा है, तो क्या उस वक्त वो 20% विदहोल्ड करके गवर्नमेंट को जमा कराएगा? इसको थोड़ा सा आपने दो दो दफा बैठ के सोचना है, इसका सिनेरियो बनाना है, कल फिर एक्सप्लेन करूंगा आपको। अब मुकम्मल नहीं हुआ, ठीक है। ठीक अभी है। और मुकम्मल नहीं हुआ, दूसरे सवाल पे आओ। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो हमने 5th शेड्यूल जो 0% वाला डिस्कस किया था, तो उसमें आखिरी पॉइंट था इनपुट वाला। तो उसमें वो एक तरफ आपने रिफंड लिखा था और दूसरी तरफ डेड। वो मुझे बिल्कुल नहीं समझ आई कि डेट का मतलब है कि वो रिफंड आपका इनपुट का आपको फायदा ही नहीं होगा, आपने आपका था ही नहीं, आपने दिया वो जाया हो गया, आग लगी उसको, फौत हो गया। और दूसरी तरफ इनपुट टैक्स में दे के आया था तो मैं गवर्नमेंट को कहूंगा मुझे वापस करो, जैसे इनपुट वो इनकम टैक्स रिफंड होता है। अच्छा ठीक है, गॉट इट। ठीक है। ठीक। हिम्मत। थैंक यू। हिम्मत, मिस्टर हिम्मत। सर मेरा भी सवाल तकरीबन सेम ही है जो इकबाल मीर साहब हम्म। का था कि 20% वो होल्ड करेगा, तो 80% वो दूसरी पार्टी पे करेगी या क्या होगा? लेकिन अभी आपने कहा है कि सिनेरियो कंप्लीट नहीं है। पहली बस तो बात यह है कि कंप्लीट नहीं है, दूसरी बात यह है कि आप तो गवर्नमेंट के सप्लायर हो, आपको पहले ही पता होना चाहिए और आपको पता भी है। सर सर आप गवर्नमेंट को सप्लायर देते हो, आपको पहले ही पता है। जब कल नहीं बताऊंगा तो आपका आपको पता है, फिर नहीं सर, कल ना अभी कहना मुझे मुझे पता था। अभी पता नहीं, अभी करना है सबमिट। कल बताऊंगा कैसे होता है। सर इसी दिन के लिए क्लासेस ली थी। अच्छा। अच्छा जी। निशांत साहब, मैंने पिछले क्लासेस का लिंक भेजा हुआ है पहले, PDF का, ठीक है। आप ग्रुप में ढूंढे पहले तो आपके ऊपर ये वाजिब है, फिर भेजूंगा, ऐसे नहीं भेजूंगा। ठीक है जी। कौन ये? नहीं, ये भी एडजस्ट करते हैं, एडजस्टेबल है। इन सेल टैक्स रिटर्न में, इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं। अच्छा जी, एक तो ये आपको बताता चलूं कि हमारा अभी
ईमानदारी से कहूँगा, पैसे कमाना हर बंदे का हक है, लेकिन किसी को दो नंबरी करके डॉज करके आप आगे नहीं निकल सकते। एक दफ़ा आप कमा सकते हैं, दो दफ़ा कमा सकते हैं, झूठा ओपिनियन दे के, झूठी राय दे के। याद रखें कि वो उस बंदे के साथ गलत कर ही रहे हैं, आप अपने साथ भी गलत कर रहे हैं। मैं आपको ये कहूँगा कि याद रखें कि किसी के साथ ठगी फरेब ना करें, बेहतर है। लेकिन इन द मीन वाइल अगर आपका कुछ लोग के साथ बैठ के फ़ायदा होता है, तो समटाइम मुझे याद है कि बड़ी सारी जगहों पे मुझे फील होता है कि यार मुझे ऐसा बंदा मिल जाए ना तो मुझे ये फ़ायदा हो सकता है। मैं ढूंढ रहा होता हूँ अच्छे अच्छे लोग को। शाह साहब ने कल फ़ोन किया, वैसे इन्होंने एक मैसेज किया, तो ख़ास खतर ख्वाह मैं इनको टाइम नहीं दे सका, लेकिन थोड़ी सी गपशप लगी। फिर उन लड़कों से मैंने पूछा, इनको भी कहा, भी मैंने इनको रोका है। एक तो ये है कि कोशिश करें कि जिन लोगों से आपको कुछ सीखने समझने को मिले तो उनको टाइम दें, बगैर पैसों के भी। ये शाह साहब की वैसे नहीं कह रहा, ये जनरल एक बात हो रही है। अभी जो मंडे को एक मैं सेशन भी करने जा रहा हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप उसमें टाइम दें, नंबर वन। और नंबर टू पे मैं ये सजेस्ट करूँगा, हमें ये लगता है अगर हमने किसी फील्ड को 5-7 साल दे दिए तो हमारा उड़ना बचाना वो है। लेकिन याद रखें कि टाइम पे कुछ चीज़ें किक की जाएं तो उनका ज़्यादा फ़ायदा होता है। उस टाइम के अकॉर्डिंग वो चीज़ें होती हैं। लाइक अगेन, हम नहीं, कहीं पे भी आप वो चीज़ें ग्रैब करें जो मार्केट की भी ज़रूरत है। आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो और आप आगे निकलें, आपके ऊपर वाजिब है। अभी मैंने कल एक स्टेटस भी लगाया था, आप लोगों ने देखा भी होगा। मैंने कहा जी कोई बंदा, वो शायद आप लोगों ने किसी ने देखा हो, कि 1 मिलियन अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो मैं उसको 5% मंथली रेट ऑफ रिटर्न देने को तैयार हूँ। फिर आप लोगों में कुछ लोगों ने देखा हो, मुझे आपके जैसे मुख्तलिफ स्टूडेंट्स नहीं, कोई 5 डिफरेंट लोगों ने 5 मिलियन रुपए दिए, ठीक है। और एक कराची के साहब है, उन्होंने अभी कहा जी मैं 5 मिलियन दूंगा, लेकिन मैं आपसे एक फेस टू फेस मीटिंग चाहता हूँ, आप मेरे पास साइन मुझे आके करके दे। एग्रीमेंट भी किया है लोगों के साथ। बताता चलूँ कि आप लोग हमेशा उन लोगों से बैठे जिनसे कुछ सीख पाए। अच्छा, वंस मुझे याद है कि मेरे पास 2-2 3-3 करोड़ रुपए मेरे बैंक अकाउंट में पड़ा रहा है, जब मैंने ये सिस्टम स्टार्ट नहीं किया था। अच्छा, अब ये अंदाज़ा होता है कि यार वो बेवकूफ़ी थी अकाउंट में पैसे रख के रखना, उसके उल्टा डीवैल्यूएशन थी। अच्छा, उसमें बड़ी सारी इनसिक्योरिटी ये होती है, किसी को दे दूँ, कोई रफू चक्कर हो जाए, कहीं आगे पीछे हो जाए, वो दो नंबर ही कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस करनी थी। नंबर वन, कि मैं एक तो आपको बताया कि वो वकील एआई का ऐप बना रहा हूँ, लास्ट टाइम आपके साथ डिस्कस किया था। एक वो, उसके ऊपर अच्छी खासी एक इन्वेस्टमेंट डाल दो, उसमें मेरे पास एक मेजर इन्वेस्टर शामिल है और एक मैं खुद शामिल हूँ, लेकिन उसमें भी एक वो, और एक मैंने यूके का डिग्री का प्रोग्राम जो लॉन्च किया, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह रहा, लेकिन आप लोगों में से कोई बंदा जो आना चाहे वो भी, और दूसरे नंबर पे अगर ज्वाइन करना चाहे, तो मैं 1 मिलियन से नीचे बात नहीं करूँगा। 1 मिलियन के ऊपर मेरे साथ एग्रीमेंट कर ले। 5% यानी तकरीबन मंथ एनुअल 50% इज़ नॉट अ बैड अमाउंट, ठीक है। वो भी कर सकते हैं, खुल्लम खुला कह रहा हूँ, ठीक है। और इसको वैसे मैंने यूट्यूब पे भी इस लेक्चर को डलवाना है सेल टैक्स के बारे में ना, बट सब लोगों को पता ही नहीं होता कि सेल टैक्स है क्या। दूसरे लम्हे में मैं एक मिसाल देता हूँ, मुझे बड़े सारे स्टूडेंट मैसेज करते हैं, बड़े सारे स्टूडेंट को मैं जॉब पे टाइम नहीं दे पाता, टाइम पे जॉब नहीं दे पाता। तो व्हाट आई थॉट कि यार मैं अपना एक ऐसा सिनेरियो बोर्ड तैयार करूँ कि जो लोगों को जवाब दे। अच्छा, खुद से तैयार करूँ, अपनी टीम से तैयार ना करवाऊँ। अच्छा, उसके ऊपर मैं खुद काम कर रहा हूँ, उसके थोड़ा स्लो चल रहा है। अच्छा, वजह क्या है कि चूंकि मेरी वो फील्ड नहीं है, लेकिन उसके ऊपर उसका एक फ़ायदा होगा मुझे। फ़ायदा क्या होगा कि मेरे सारे स्टूडेंटों को लगेगा नहीं कि यार मैं जवाब दे रहा हूँ, जब तक उनको पता ना दिया जाए कि ये बोर्ड जवाब देता है। आपके किसी भी क्वेश्चन को इतना वेल एड्रेस करेगा, आप खुद हैरान हो जाएंगे। और उसके ऊपर गैप डालूंगा, हम ऐसे करें 2-4 मिनट बाद जवाब दे, और जवाब ऐसे दे थोड़ा सा ऐसे शो करे लिख रहा है, ठीक है। तो आप कहेंगे यार अच्छा जवाब दे रहे हैं। अच्छा, बात करने का मकसद ये है कि अब ये वाली चीज़ भी, कोई भी चीज़ है, आप प्लान कर सकते हैं कि एआई के ज़रिए। जो हमारा वो सेशन होगा उसके अंदर मैं चंद चीज़ें आपके साथ डेमोस्ट्रेट करने वाला हूँ, तो उसके ऊपर भी आप लोगों ने टाइम देना। उसकी कोई फर्स्ट सेशन की कोई कॉस्ट नहीं है, ठीक है। उसके ऊपर आपको कुछ चीज़ें डेमोस्ट्रेट की जाएंगी। लेकिन आपको ये ज़रूर बता दूं कि जो बंदा मेहनत और एनर्जी लगाएगा, लिटरली उसके अंदर इतना स्कोप है कि आप लोग अंदाज़ा नहीं कर सकते।
तो यहाँ पे मैं एक सेशन आपका कंक्लूड करता हूँ। वजह ये है कि अगली मेरी क्लास है, तो अपना ख्याल रखें। तो अच्छा, इंशाल्लाह ये फिर जी एक्सक्यूज मी सर, ये जो आप सेशन कह रहे हैं मंडे वाला, कि ये फिजिकल है या ऑनलाइन भी हो सकता है? अगर ये फिजिकल ऑनलाइन दोनों हो सकते हैं। उस ग्रुप में लिंक आ जाएगा आपके साथ। ठीक है, ठीक। थैंक यू। सर हाँ जी जी एक और छोटी सी चीज़ है सर। जी सर उसमें हम किसी और बंदे को इसी फील्ड से रिलेटेड इनवाइट कर सकते हैं ताकि उसमें कुछ उसको गाइडेंस मिले, कुछ आपको भी मिल सकती है। बस बस कोई काम का बंदा हो तो बिल्कुल कर लें। सर सीखने से एक मेरा दोस्त है, वो यही करता है, बोट्स डिजाइन करता है। वो उसने अभी ब- अपना काम स्टार्ट किया है। उसके तो साथ भी मेरी मीटिंग करवा दें, मुझे उसका नंबर भेज दें, मैं तो खुद से ठीक मिलता है, लोगों को। ठीक है ठीक, सर, ठीक है। ओके। थैंक